बॉर्न रिच मतलब कितने पैसों में सर रिच? I think today in India एक अच्छा घर and 5 crore is very very rich. क्या डिफरेंस होता है माइंडसेट में ऑफ पीपल जो 1-2 करोड़ पे अटक जाते हैं वर्सेस जो 500,000 करोड़ बना लेते हैं? If I look at entrepreneurs who hit the ball out of the park, they had a certain discipline to their process. So if every day you can do slightly more than the previous day, you are bound to be successful. जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उनका सबसे बड़ा फियर क्या होता है? सबसे बड़ा फियर तो यही है कि अपना वैल्यूज कैन बी पास ऑन टू आवर चिल्ड्रन और नॉट. टेल मी प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग रिच. सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज हाउ टू हैंडल एक्सपेक्टेशन. एंड सेकंड, आई थिंक यू आर मोर इन द फेस एवरीवेयर एंड देयरफॉर पीयर प्रेशर आल्सो टू डू इज मच मच मोर. कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में नेक्स्ट 10 years में पैसा बनेगा सो दैट ये जो 20-year-old समथिंग है कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेस? मेरे हिसाब से रुपया बिकॉज यू स्टडी दीज गाइज, इनके साथ रहते हो, प्रेपरेशन करते हो, इनसे समझते हो, पैसे कैसे बनाते हैं? भी आप देखोगे अपने कंट्री में 6 सेक्टर मैक्सिमम है. फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस, फार्मा और हेल्थ केयर. और ये 6 का कंट्री के ग्रोथ से तो बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट है. सेकेंड, आई थिंक इनोवेशन कैन लीड टू बहुत डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो सकता है. Have you seen any difference Indian billionaires और Chinese billionaires या American billionaires, इनका behavior कैसा होता है? Americans and even Chinese, they're able to make business out of everything. India में I think थोड़ा inclusive है. China जाओगे तो every billionaire wants to also go out of China. तो I think ये big differences है. जो billionaires हैं आप उनके पास information पहले आती है, पॉलिसी में चेंज आने वाला है, कहीं पे कुछ डिसीजन होने वाला है. आज हमारे गेस्ट हैं करण भगत, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ 361, वन ऑफ इंडियाज टॉप वेल्थ मैनेजमेंट फर्म. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पैसा बढ़ने के बाद भी लोगों के फियर्स कैसे वही ओल्ड रहते हैं, ओल्ड मनी वर्सेस न्यू मनी माइंडसेट क्या होता है, और पैसा लाइफ को कितना बदल सकता है और कितना नहीं, एंड इंडिया की जो टॉप 1000 फैमिलीज़ हैं वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करती है एंड उनका सबसे बड़ा फियर क्या होता है. ये एपिसोड एंड तक देखिए, ये आपको पैसा और पीस के बीच का इक्वेशन समझाएगा. और अगर आप अपने वेल्थ और वैल्यूज़ को सही बैलेंस में रखना चाहते हो, चेक आउट 361, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. टेल मी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग रिच. कि प्रॉब्लम्स ऑफ बॉर्न रिच. I'm not the right example, but बट आप देखते हो ना ये सब, तो मुझे जानना है. Yeah, I think obviously the first problem of being rich is expectations are always very. Okay, before even we do that, tell me कि born rich मतलब कितने पैसों में सर rich? वो भी बहुत अलग है. But तो भी हम problems ताकि वो level set कर ले. 10, 20, 50, 100, 200, 500 करोड़. I think today in India, मेरे हिसाब से एक अच्छा घर and 5 crore is very very rich, right? It's not a Okay. It's not. तो जो 5 करोड़ के साथ पैदा हुआ है उसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं. 5 crore plus a good house. I think उससे आप I think you'll definitely qualify in the ठीक है top maybe 0.2% of the population. ठीक है, तो ये जो 0.2% कंट्री है जो 5-10 करोड़ के ऊपर वाले बच्चे हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है? टॉप 3 प्रॉब्लम्स बताओ. नहीं, टॉप 3 प्रॉब्लम्स तो यही है. अभी आप जो भी करो आपको लगता है फ्रेंड्स फील, पेरेंट्स फील अरे बिगड़ जाएगा. ओके, एंड हर टाइम मुझे भी लगता है और मुझे भी लोग बोलते हैं अरे अब तुम लोग जैसे बड़े हुए थे, बच्चे तो वो सब प्रॉब्लम देखेंगे ही नहीं लाइफ में. हाउ विल दे learn? They will never become competitive. They will never learn the challenges. They will never work hard. Okay, but reality में बच्चे ऐसे नहीं है. They really work hard. So I think the burden of जैसे हम लोग जब थे तो expectation बहुत कम था हम लोग पे. मतलब ऐसा नहीं था कि to be honest, if we are making 5,000 rupees a month, parents were super happy with it. It became 10,000, parents were even more happier with it. I think आज expectation बहुत ज़्यादा है. तो मेरे लिए बच्चों के लिए सबसे बड़ा problem is how to handle expectation. And second, I think generally speaking,
more socially upward mobile, ज़्यादा exposure है to entire social media today, everything. You're more in the face everywhere, and therefore peer pressure also to do is much more. Okay, and everybody is out there trying to show somebody or the other has done something extra. तो constant comparison. And parents के ऊपर भी pressure है. Every parent wants to show, अच्छा my kid has done this extra, that extra. तो वो I think वो constant pressure है. And I think honestly अपना childhood देखे तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं. मतलब honestly the only thing we used to do is play sports, and all the rest of the things were not there. I also believe, ये मैंने notice किया है, मेरी generation के जो लोग हैं. You are not married? Not yet. Good decision. At 29 is good. I think now you're thereabouts. बहुत ज़्यादा देरी मत करना. Okay. Because what happens is at 29, you have to imagine when you have grandkids, okay, you will be approximately mid-60s now, more or less. Okay. So then you want to enjoy 15-20 years, if possible, healthy life with grandkids, and hopefully science and technology will change. So I'm a good believer. I love that 27 to 30 kind of age bracket. There was a stat that this is American stat, but कि most reliable and stable and healthy marriages happen when couple gets married between 28 to 34. Okay, so I'm saying 27 to 21, yeah. But whatever you said, I feel like, Papa, please, real ID. Dad, don't hide behind Karan. But what I see in my generation, भले आपके पास बहुत पैसा हो या नहीं हो, आपके पास बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो नहीं हो, आपके जेब में 10 रुपए हो या 10 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, आई फील सबसे बड़ा फियर आज हमारी जनरेशन का है इज फियर ऑफ इनसिग्निफिकेंस एंड इररिलेवेंस. सबको आसपास कंपैरिजन के इतने मैट्रिक्स मिल गए हैं, तो सबको ऐसा लग रहा है कि हे मुझ में भी पोटेंशियल है, हे मुझ पे बहुत एक्सपेक्टेशन है, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि लोग जीरो से हीरो बन जाते हैं, एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया. जो भी किया आपको लगता है कुछ नहीं किया, तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है. और अगर कुछ मैं कर भी रहा हूँ तो कांस्टेंट क्वेश्चन कि मैं कुछ नहीं कर पाया. वो पॉइंट हमने एड्रेस नहीं किया, बट आई थिंक मिडिल इंडिया, सो लेट्स just for example, I think the younger kids who are not rich, I think last 5-10 years आपने जो talent देखे हैं is phenomenal. Phenomenal. Yeah. I think that kind of hard work and effort which is happening in middle India is just unbelievable. जो हम लोग भी office में देखते हैं अभी, the kind of people we are getting and the kind of talent we are getting is just impossible. पिछले 20 साल में जो change हो गया is just insane thing. So I think ठीक है, ये अपने we are talking about the problems of the rich, but the opportunities जो अपने middle ground we have really taken is super impressive. But सबका, whether you're from any background, 100%. fear is irrelevance and insignificance. वो तो है. That's peer pressure like crazy. कुछ और कोई कुछ कर रहे हैं. आई नो सो मेनी पीपल जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बट रोज क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. और वो रोज इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं, न्यूज़ खोल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं. सबका एम्बिशन इतना बढ़ गया है, विच इज़ ग्रेट, बट उसके से फियर भी बढ़ गया. और सबको लग रहा है द अनदर लेयर टू दिस फियर इज कि मेरा ना पोटेंशियल अनयूटिलाइज नहीं रह जाए, मैं ऐसे ही एवरेज नहीं रह जाए. पर वो आज तो कहीं पे भी नहीं खत्म होता है. वो तो आज मैं भी सोचता हूँ, ओके, दैट इज इम्पॉसिबल. उसके लिए grown because you guys didn't have enough comparison. तो उसके लिए एक ही आंसर है, ओके, आई थिंक अ ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी. जब भी ऐसा सोचो. बट आई बिलीव ऑन दैट पॉइंट कि एज वाइज तुम्हें थिंकिंग चेंज करनी चाहिए. आई थिंक हमारी एज में तुम्हें सोचना चाहिए ग्लास इज हाफ एम्प्टी. Fair enough. India needs young, hardworking, ambitious people. hungry people. You should always think like. तो हम नहीं सोच सकते कि यार हम अगर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं या बन गए तो हम इसमें खुश हैं. हमें सोचना चाहिए कि वर्ल्ड नंबर 1 कैसे बने and what are we doing for it? No, I think that I believe, in fact, even at there's nothing at your age, even at my age, I want to stay hungry and I want to stay foolish. Okay, so I think these two, you have to be foolish and hungry, right? Yeah, it's not. You always have to be hungry for more. Okay,
and you also always have to be wanting to learn much more. Okay, अगर ये दो चीज जिस दिन खत्म हो गया, anyway you are finished. Okay, so you have to feel foolish and you have to stay hungry. मेरे घर में बोलते हैं ये कि रोज सुबह हमें उठना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है और आज तो बहुत फोड़ना है, और रोज रात को सोना चाहिए कि और बहुत सीखना है, बहुत अच्छी चीज है, कोई टेंशन नहीं, हम बहुत फुलफिल्ड है. सो यू स्लीप विद फुलफिल्ड कि ग्लास फुल है, बट यू वेक अप विद द सेम हंगर कि हम कुछ नहीं. चलो आज कुछ सीख के जाऊंगा ये. I'm going to repeat this to my kids at home today. कि sleep with gratitude, wake up with hunger. It's a good line. Yeah. So that's we talk about it a lot because my father is a fulfilled in gratitude kind of person. And I'm a hungry person. तो पापा और मैंने बना लिया कि देखो आधी आपकी आधी मेरी. इस हिसाब से कर लेते हैं कि टेंशन में सोना नहीं है. पर How old is he? He's 56. 56. Nice. But he's always been कि फैमिली सेटल हो जाए फिर वो मुझे बोलते रहते इतना मत कर, कुछ मत कर. बट उनके मोमेंट्स आते हैं कि इतना से किया, थोड़ा और तो मैं चलो आधा आधा करते हैं. So when you started your own thing, जब आपने आपकी खुद की कंपनी स्टार्ट करी 361, पहले IFL now 361, राइट? तो तब फर्स्ट बिलियनर क्लाइंट या फर्स्ट समबडी विथ वेरी बिग मनी, उनको कैसे कन्विंस किया? क्योंकि हियर्स माय क्वेश्चन, जिसके पास 4,000 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ है, उसके पास दुनिया भर के लोग हैं उनका पैसा मैनेज करने के लिए, सब है उनके पास. ट्रस्ट वाले बहुत हैं, फेक बहुत हैं, स्मार्ट पीपल बहुत हैं, उनके ग्लोबल एड्रेस है, मतलब लाइक JP Morgans ऑफ द वर्ल्ड उनका पैसा लेने के लिए बैठे हैं कि भाई हम आपके लिए करेंगे, अलग अलग कंट्रीज में करेंगे, टैक्स बचा देंगे, पता नहीं कितने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग उनके लिए हो चुकी होगी. तो उनके पास बहुत ऑप्शन है. क्यों आप पे ट्रस्ट करेंगे इन द बिगिनिंग? क्योंकि इन द बिगिनिंग यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस एंड पूल ऑफ कि मेरे पास 10,000 8,000 फैमिलिज का मैं बिजनेस संभालता हूँ, कुछ नहीं आपके पास. नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कोई इजी आंसर नहीं है. ठीक है, तो 2008 में जब हम लोगों ने बिजनेस चालू किया तो IFL ने हमें थोड़ा कैपिटल दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. एंड 2008 से 13 वी वेंट टू द सेम प्रॉब्लम जो हम लोग 2001 से 2 था. हम लोग नाम IFL नेम वाज नॉट नोन इन साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे. एक मीटिंग साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे लाने में दैट वाज अ बिग विन. क्लाइंट कन्वर्जन तो बहुत दूर का बात था, मीटिंग मिल जाए वो बहुत बड़ा. तो कैसे लाते थे फर्स्ट मीटिंग में? तो बहुत प्रॉब्लम होता था, बिकॉज हम लोग 2008 से 13 एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि जो हम लोग क्लाइंट्स हैं हम लोग के साथ में कोटक में, मोस्ट ऑफ देम विल मूव. रियलिटी इज लेस देन 10% ऑफ द क्लाइंट्स मूव्ड. 10% से कम क्लाइंट मूव हुए, और वो 10% क्लाइंट भी ये 4-5 क्लाइंट छोड़ के जो शुरू से स्टार्ट किए थे, एवरीबडी स्टार्टेड विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो. तो किसी के पास अगर 10 करोड़ था, 1 करोड़ से स्टार्ट किया, बोला करण जाओ, सेटल डाउन हो जाओ, नया कंपनी है, वी लाइक यू, बट एटलीस्ट देखते 1-1.5-2 साल प्लेटफॉर्म बनाओ, सब कुछ करो. आई कांट ट्रांसफर एवरीथिंग टुडे. ओके, और हर इंसान के पास 3-4 सपोर्टर होता है जो वो बोलता है मैं पूरा ही ट्रांसफर करता हूँ, स्टार्ट करो. बट उससे बिजनेस नहीं बन सकता, उससे एक स्टार्ट हो सकता है, आई थिंक. बट हम लोग जनरल में, अगेन जैसे मैं आपको पहले बोला, 90% अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, हार्डवर्क और एफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 2011 से 14 वी फोकस्ड ओनली ऑन कंपनीज जहाँ कोई इवेंट ऑफ डाइल्यूशन हो रहा था या लिक्विडिटी इवेंट हो रहा था, एंड दे वर एंडिंग अप विथ some liquidity event because of which they were getting money. Okay. And those were the people we started chasing. और जब किसी को नया रुपया आ रहा है, he always wants to challenge the status quo. Okay. वो बोल रहा है कि जो मेरे पास है उसको beyond देखना है, मुझे देखना है कि और क्या अवेलेबल है. एंड वो एक दिन अपने लाइफ में निकालने के लिए तैयार है to meet everybody afresh. And udhar he is also ready to meet a new kid on the block. Okay, so that was our opportunity between 13 to 16, and I think उस time जितने ऐसे transaction हुए, we converted 80% of those transactions. अभी why it comes back to the same thing. People associated with us as entrepreneurs, they liked our business model. We changed the model that time. We became advisors. तो instead वो सबसे बड़ा change actually हम लोग का वो था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कमाने के बदले हम लोग क्लाइंट से कमा रहे थे. सो बेसिकली नाउ अस एंड द क्लाइंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल इंस्टेड ऑफ द
opposite side of the table, right? I think that change was the most important change. But tell me this now, जब जो भी आपका फर्स्ट क्लाइंट कन्वर्ट हुआ, उन्होंने कभी बोला आपको, क्या बोला? What was that meeting? That meeting was actually the client just passed away. He's still a big client of ours. The grandfather passed away in Bombay. कितना पोर्टफोलियो उन्होंने दिया था उस टाइम? कुछ आई थिंक आज 500-600 करोड़ होगा. उस टाइम कुछ 100-150 करोड़ था. They had sold some land in घाटकोपर और फैक्ट्री को घाटकोपर से दमन मूव कर रहे थे. तो that's how they ended up getting the 150 crores. और वो आपके साथ जब इन्वेस्ट की तो आपने क्या बोला? Walk me through that meeting. Let's relive those memories. Actually, I can walk you through 2 very interesting meetings that time. So this is a Bombay client, and then I'll talk about a Delhi client. पहले बॉम्बे वाला घाटकोपर में 150 करोड़. Yeah, so he basically is a very, very old man. Maybe among the smartest people I've ever met in life. They're a glass company. ठीक है. And actually, in that meeting, he spent 2 hours. But उनको 3 चीज बहुत ज़्यादा मजा आया. एक, it is an Indian company started by somebody who's 29. Okay, commercially smart. Okay, so he was very, very quick on his numbers. Okay, super quick on his numbers. And he loved the fact that I was also super quick on numbers. तो हम लोग का chemistry on numbers was vibe कर गया था. Immediate vibe हो गया. ठीक है, that was something because he was a businessman, he was entrepreneurial. तो he got धंधा समझ में आया, तो he could understand the business. तो मारवाड़ी आपका है that he liked. Yeah, that he really loved it. Okay. Second, most importantly, I think he had dealt with everybody in the past, and he always felt a lack of trust, okay, because of the fee structure. With us, we were able to establish that very, 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 very quickly. And third, I think somewhere in India, a lot of these businessmen want to give you they find you genuine and honest, they want to give you a chance. Okay? That I agree. They want to give you a chance. That I agree. And we did not get 100% of that. They got 300 crores. We got 50% of the 300. We got 150 crores. And actually, like I'm talking, at the same point of time, I got another client from Bombay, actually, who's today maybe got more than 7,000-8,000 crores. With us also, he's got more than 5,000 crores. He's one of the largest clients in the country. He is still alive. Again, maybe he's a very sharp guy in numbers. He's 78. And actually, the good thing, मेरे लिए सबसे ज़्यादा important actually दोनों family में, the children and the grandchildren are equal friends, okay, and equal clients today. Okay, so that is our biggest achievement. It is not only converting the client in 2011-12 today. If I fast forward today 14 years, all of them are clients, all of them are friends, okay. And they have got more money with us, this maybe 10 times more money with us than they had in 2011-12. My Delhi client actually is even more funny. He was one of the clients I got from those W36 GK2. Okay. And he was right now in Bombay 2 weeks back. And we had a dinner and we actually did a photograph with him, his son, his grandson. But he came home. It's just phenomenal, right? Because with him, we just kind of hit it. He just felt that, he's a person he likes to back, and nothing financially, okay. And he was just, very different from, a little bit more different from Bombay, but much, much more relationship oriented. And we just kind of, and he's a person who's so trusting that he actually doesn't look at his portfolio at all, because he knows that, with you will not take a decision which is not wrong. You can always take a decision which is wrong, which you don't intend to be wrong. And I think, and these things come out, I think at the fundamental level, I don't know how to put it, but trust and effort, okay, are 2 qualities which are way ahead of everything else. Okay, coming to your experience with people. जो जैसे आपने बताया, कोई 5,000 करोड़ है, कोई 500 करोड़ है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा फियर क्या होता है विद देयर मनी?
किस बात से डरते हैं? क्योंकि सबके फियर्स होते हैं ना। नहीं देखो, आई थिंक फियर ऐसे कोई जस्ट बिकॉज किसी के पास ज़्यादा रुपया होता है उसका फियर चेंज नहीं होता है. फियर तो अपने अल्टीमेटली सब लोग ह्यूमन बींग्स ही है. ओके, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड द फियर ऑफ माई fear of our staff working at home to the fear of my richest client is the same. Okay, I'm saying एक ठीक है, चलो I'm ignoring our hard working 90% of the working population where they have to also fear basic needs. मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है. जिसको बेसिक नीड का फियर नहीं है, उसके बाद नीड्स मुझे तो मोटा मोटी सेम ही लगता है, ठीक है. सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड जो मैं आज सोचूंगा अगर मैं रात को सोता हूँ और मैं 10 साल पहले भी सोता, एंड नथिंग टू चेंज विथ द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव. सबसे बड़ा अपना सबसे बड़ा फियर तो यही है कि अपना वैल्यूज़ कैन बी पास ऑन टू आवर चिल्ड्रन और नॉट. ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑल ऑफ अस हैव. अभी आप सोचोगे, आप मेरे से पूछ रहे थे कि चलो लास्ट 20 ईयर्स में व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग फॉर यू. मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है कि मैंने जो एडवर्सिटीज़ फेस किए, आई कुड कन्वर्ट दैट इनटू एन अपॉर्चुनिटी. अभी होपफुली माई चिल्ड्रन नेवर हैव टू फेस द एडवर्सिटी. अभी विदाउट फेसिंग द एडवर्सिटी मैं उनको उतना स्पिरिटेड, ओके, उतना मेच्योर, how can I make them, okay, will be one of my biggest fears. Okay, अभी ना मैं उनको एडवर्सिटी में डाल तो नहीं सकता for them to turn mature in this thing, और मैं इच्छा भी नहीं है. तो अभी how do ये सब जो अपने वैल्यूज सीखे हैं इनको कैसे ट्रांसलेट करें to our next generation is, I think, one of the biggest fears all of us have. And I think across the board, I think if I look across all friends, clients, I think that's one of the biggest fears. Second fear, I think लोगों को, I think people are not really worried about making money, 10%, 11%, 9%, वो I don't think that's really a fear. Okay, but people अभी नया, I think people have really started now in India for the last 5-10 years अपने क्या कर सकते ड्यूरिंग आवर लाइफ ऑल्सो टू मेक ourselves happy. Okay, और ये मैं पहले नहीं देखता था. पहले there was this entire infatuation with money कि everything else aside we have to just focus on it. I think पिछले 5 करो पैसे करना. So सब चीज़ का कुछ है. Okay, and parents obviously rightfully, especially in India, आपने डिस्कस किया लास्ट इंडिया में मैक्सिमम वेल्थ पिछले 35 साल में बना है. Everybody wants their kids to be humble, like they were humble when they were kids. Everybody wants their kids to not waste away the money they have earned. Everybody should be equally. And second, I think थोड़ा concern रहता है कि you had this old thing that does money last after 3 generations, right? Your first generation earns it, second generation stabilizes it, third generation blows it away, right? I think India में I am very happy. I feel very secure actually. मैं तो सबसे मिलता हूँ, to be honest. I think our third generation is not like that. Okay, मुझे लग रहा है 60 to 70% of our, again सब चीज़ में exceptions हैं, ठीक है, कोई rule तो है नहीं, but 60 to 70% of third generation rich India, okay, actually is using the money to expand, okay, which is a very good thing. तो मुझे मेरे clients में वो fear है, पर मुझे वो fear उतना दिखता नहीं है. मुझे I am feeling very happy about the third generation of our kids. And third, I think people have a fear कि boss, what if something happens to me tomorrow morning? Okay. What if I don't get up in the morning tomorrow? Okay, that is obviously a fear. And I think that's a topic which our clients spend a lot of बहुत टाइम स्पेंड करता है उस पर. सक्सेशन, मेरे पास विल नहीं है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कैन माई फैमिली मैनेज आफ्टर मी? बिकॉज सो यू आर सेइंग कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, स्पेशली द रिच, लाइक अल्ट्रा रिच, स्पेशली द अल्ट्रा रिच,
उनका बड़ा फियर ये नहीं है कि मेरा कैपिटल इनहेरिटेंस कैसे होगा, उनका ज़्यादा बड़ा फियर है कि साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस कैसे होगा. इट्स नॉट अबाउट कैपिटल इनहेरिटेंस. तो साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस मीनिंग कि मेरे जो वैल्यूज़ हैं, मेरी जो इमोशनल थिंकिंग है, मेरे डीप रूटेड बिलीव्स हैं, जिस तरीके से मैंने बिजनेस बनाया या मैं जिन सिद्धांतों पे चलता हूँ, वो सारा मैं कैसे पास ऑन करूँ सो दैट मेरी नेक्स्ट जनरेशन मुझसे भी ज़्यादा बेटर हो जाए. एंड बट दैट्स अ डबल एज एंड ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए. जैसे अगर पेरेंट ईगोइस्टिक नहीं है तो वो चाहते हैं कि बच्चों को सेम वैल्यू है, क्योंकि पेरेंट्स गरीबी में बड़े हुए हैं बट बच्चे अमीर शुरू से ही बॉर्न रिच. डोंट यू थिंक डबल एज स्वॉर्ड है? 100% डबल एज स्वॉर्ड. अगर दो चीज़ें आप पास ऑन कर सकते हो बच्चों को, वन इज आप जिस तरीके से सोचते हो, आपने जिस तरीके से बिजनेस बनाया, जिस टाइम में बनाया और जिस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हो, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है बच्चों को. लेकिन मे बी टाइम चेंज हो गई, चीज़ें चेंज हो गई, द वे लीडरशिप चेंज हो गई, कंट्रोल चेंज हो गया, और वो आप आज भी आप बच्चों को देते हो तो बिगाड़ देंगे. और इनफैक्ट वर्सेस बनाने के लिए, क्योंकि अगर इमेजिन दादाजी और बच्चे लाइक दादा और पोता सेम बन गए इन द वे विद डीलिंग पीपल, impossible, it's trouble. Gen Z can't be led as boomers, right? Impossible. वो हो ही नहीं सकता. नहीं वही मैं बोल रहा हूँ. I think and that's why that thing, the पूरा thing of problem of being born rich, I think that's the entire problem. I think कितना follow करे और कितना अपना बनाए. इतना easy नहीं है. But I think कोई भी आप किसी से भी बात कर लो, 10 में से 8 जन से बात कर लो और पूछो आपके टॉप 3 concerns क्या है, आई थिंक यही होंगे. एंड फर्स्ट विल बी किड्स. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 1 करोड़ जब मैनेज करते हो और 1000 करोड़ जब मैनेज करते हो? क्या डिफरेंस होता है? नहीं ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत डिफरेंट हो जाता है. 1 करोड़ वाले क्या सोचते हैं, 1000 करोड़ वाले क्या सोचते हैं? 1 करोड़ वाले को एटलीस्ट 50 लाख तो हर टाइम पे डेट पे चाहिएगा. उसको थोड़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम. ओके, कि कभी भी मैं 50 लाख निकाल पाऊँ. मुझे लिक्विड चाहिए, मुझे सेफ चाहिए. ओके, बाकी 50 लाख में ग्रो करता हूँ, बट 50 लाख में सेफ रखता हूँ. जो 1000 करोड़ वाला है वो उसको 500 करोड़ रुपए सेफ नहीं चाहिए. ओके, तो वो अपना एक फिक्स्ड अमाउंट सेफ रखेगा, 50 करोड़ 100 करोड़, बाकी 900 करोड़ उसके लिए ग्रोथ कैपिटल हो जाता है. तो हम लोग उसको बोलते हैं सेफ्टी पॉट. तो अगर वेल्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका सेफ्टी पॉट एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है. इट डजंट बिकम अ परसेंटेज. जब अमाउंट छोटा आता है तो एक परसेंटेज होता है, और छोटे अमाउंट पे अलग लोगों का आइडिया भी अलग होता है. जैसे थोड़े लोग हैं उनको ज़्यादा रिस्क लेना है, उससे जैसे इतना छोटा अमाउंट है, मैं उसको 8% पे क्या ग्रो करूँ. तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है. बट मेरे हिसाब से मोर ऑफन देन नॉट जिसके पास 1 करोड़ है उसके प्रायोरिटीज अलग है. उसको थोड़ा सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कॉलेज एजुकेशन इज देयर. ओके, नाउ एजुकेशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. घर खरीदना है. ओके, घर के EMIs हैं, इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट. 500 करोड़ 250 करोड़ 1000 करोड़ में ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है. ऑल दीज थिंग्स आर आउट ऑफ द विंडो. द क्वेश्चन ओनली इज कि मैं बाकी 100 करोड़ और लेट्स से आप 6% कमा लो 100 करोड़ पे, विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मोर. तो बाकी पे ग्रो कैसे करता हूँ, दैट इज देयर मेन. सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज योर एबिलिटी. आपका क्या एबिलिटी है थोड़ा और रिस्क वे में और ग्रोथ करने में. तो आई थिंक दैट इज द सबसे बड़ा डिफरेंस है. बाकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स बियॉन्ड अ पॉइंट सेम है. जिसके पास ज़्यादा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोच सकता है, उसका रुपया लेस लिक्विड रह सकता है. ही कैन लॉक इन हिज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर 3, 4, 5. तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी कर सकते हैं. जिनके पास कम रुपए है उनके लिए उनको नहीं करना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड, उनको सब कुछ सिंपल रखना चाहिए. अवेलेबल ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम. Obviously financial understanding of that investment also might be lower because जिनके पास 1000 करोड़ है उसके पास typically एक family office है, कोई उसका family office चला रहा है. Internally there is somebody to guide him on what is right and wrong. So he's more sophisticated. अपने regulators also rightly have introduced a concept called accredited investor. Okay, तो जिसका एक net worth है let's say 5 crores and above, उसको now he can become a accredited investor, and once he becomes an accredited investor he can do slightly more risky complex instruments. Okay, things which are not that easy to जैसे
5 जैसे करोड़ के बाद कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है? नहीं, so जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेट्स से आप कोई लॉक्ड इन प्रोडक्ट कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, प्राइवेट इक्विटी का 5 साल के लिए, तो आइडियली आपको ऐसा इन्वेस्टर होना चाहिए जो आपको समझ में आ रहा है आप क्या रिस्क ले रहे हो, कि आपका रुपया 5 साल के लिए अटकने वाला है, लॉक्ड इन है। ठीक है, चलो आपको 4-5% रिटर्न एक्स्ट्रा आ सकता है, पर उसके लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. And what's the difference between high net worth individual versus ultra high net worth individual? कितने रुपए पे दोनों एक्टिवेट होते हैं? नहीं, किसको आप HNI बोल सकते हो, किसको अल्ट्रा HNI बोल सकते हो? ये सब चीज का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है. होते हैं ना, people call अल्ट्रा HNI. हर कंपनी का अलग लॉजिक है, ठीक है. What's your logic? Our logic is, so broadly for us, high net worth individual is between 10 crores to 50 crores. Okay, between 50 crores to 500 crores we have ultra high net worth individuals. Above 500 crores of financial assets, we call them first families. Okay, first families. Okay, so it is, every company can have their own splits. Okay, now अगर आप typically बैंक में जाओगे तो उस बैंक के लिए high net worth individual become 1 crore to 10 crores. Yeah, 1 crore to 5 crores or 1 crore 10. Ultra high net worth will become 10 crores and above, and then there will be 2 splits. Okay, तो ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉजिक आइडेंटिफाइड नहीं और डिफाइंड नहीं है, बट हाँ, जो रिटेल बैंक नहीं है और जो खाली ज़्यादा वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, दे विल टिपिकली हैव 3 kinds of cuts starting from typically 10 crores and above. That's really. So जैसे you must have had clients जिन्होंने मे बी 1-2 करोड़ से स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे, और अब अल्ट्रा हाई नेटवर्थ बन गए या फैमिली फर्स्ट बन गए होंगे, राइट? फर्स्ट फैमिलीज बन गए होंगे. जितने मतलब मोस्ट ऑफ दोस क्लाइंट्स वर स्टार्टेड विद 1 crore और 2 crores और 3 crore बिकॉज़ यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. और आज वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होगा, बहुत सारे होंगे, राइट? व्हाट हैव यू सीन कि जो 1-2-5-10 करोड़ वाले लोग होते हैं, उनको 100-500-1000 करोड़ कैसे बनाते हैं? वो क्या डिफरेंस होता है माइंडसेट में ऑफ पीपल जो 1-2 करोड़ पे अटक जाते हैं वर्सेस जो 500,000 करोड़ बना लेते हैं? Great question, Raj, and I think I have a very simple answer for this. But for me, मतलब मैं इंग्लिश में एक टर्म दूंगा which I really believe in. Incremental is exponential. Okay. So अभी अपना पूरा our entire world for the last 10 years, everybody wants to do exponential things. Non-linear growth चाहिए. मुझे I don't understand that. Okay, it can work for one person out of. There is always a Elon Musk. There will always be somebody, but that is one example. Okay, 9 examples will be people who are doing everyday things right every day, and they are doing every day slightly better than what they did the previous day. Okay, and I like to call this incremental is exponential. Okay, so if every day you can do slightly more, okay, than the previous day, you are bound to be successful because the compounding is massive. Okay, so to be honest, I think if I look at entrepreneurs who've in 10, 15, 20 years really hit the ball out of the park, okay, they've had a certain discipline to their process. Okay, they've got up in the morning, they've not tried to do 50 things. Okay, they try to do 10 things or one thing, but do it with a certain amount of discipline. Okay, and that is very, very important. And for me, I think that small incremental steps, but steps in the right direction, is the most important. It has to come with a lot of focus. Hard work is a common denominator. उसके बिना तो ठीक है, लाइफ में 5 जन रहते हैं जो and you can't build your life on that. Out of 100 people, 5 people end up getting wealth. Okay, 1 person may get it by luck, by inheritance. 1 person might get married into it. That's a separate issue altogether. Okay, 3rd person might just win a lottery. Okay, for all you care. 4th person, who whatever it is worth, blindly invested somewhere. Okay, that companies ended up becoming very large. But these will be one examples. Okay, you can't really build your life saying, let me become one out of these 4. It's not possible. So if you look at the remaining 95 examples, okay, there will always be very, very driven, hard work, lots of sacrifices, okay, lots of moments of failure, lots of moments of disbelief, lots of moments of struggle, lots of moments of lack of confidence in yourself also. But every day you get up and do slightly more. So
So you're telling me कि पैसे वाले और बहुत पैसे वालों में डिफरेंस लार्जली सिर्फ ये है कि जो पैसे बनाते हैं उनमें से कुछ लोग पैसे बना के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वर्सेस कुछ लोग हैं जो डिसिप्लिन्ड ही रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, करते रहते हैं, and that's how they end up winning. They end up winning. And second, obviously, I think again, discipline and distraction का difference and values. It's not only discipline, values. End of the day, values have to be right. That fair. Values have to be right because you have to be honest. You have to have a certain degree of integrity. Honest and integrity doesn't mean you don't earn money. It means you earn money the right way. Okay, you do deals. Okay, so I'm saying that has to be there. Okay, again there will be examples of 5 people who've got it, who've reached without that. Okay, but that can't become the operating principle. But even if you look at the stories of exceptional people, it's same. So एक वीडियो देखा माइकल फेल्प्स का? हाँ देखा हूँ. Michael Phelps. Yeah. Right. Okay. So there's this one video I love that. The video. Yeah, I've seen the video. And he says कि he talks about somebody asks him a question. Michael Phelps से पूछते हैं कि यार आप ऐसे इंसान हो, ऐसे एक इंडिविजुअल हो जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल जीते हैं, मतलब आपके जितना किसी ने जीता ही नहीं है. इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू विन एज मच एज यू. कैसे इतने गोल्ड मेडल्स, इतने मेडल जीते कैसे? तो इसे कि बस रोज प्रैक्टिस करके. एंड सब उधर हंसते हैं मतलब कि रोज प्रैक्टिस करके मतलब एग्जैक्टली. तो बोलता है रोज प्रैक्टिस करके. तो फिर वो इंटरव्यूअर पूछता है कि हाँ मतलब बस रोज प्रैक्टिस करके. बोलता यू आर नॉट गेटिंग इट. 7 साल के लिए रोज प्रैक्टिस करके एवरी डे. क्रिसमस था, प्रैक्टिस थी. दिवाली, होली, व्हाटएवर उनके इसमें, थैंक्सगिविंग, न्यू ईयर, प्रैक्टिस एवरी डे. ठंड है, गर्मी है, फ्लड आ रहा है, प्रैक्टिस. बुखार है, नहीं है, प्रैक्टिस. 7 years ऑफ माई लाइफ एक दिन मुझे याद नहीं है कि रेस्ट डे की, रिकवरी डे की, क्या है, प्रैक्टिस. दैट्स इट. एंड the way he says it, I'm like, that's so true. I think that's really what's the game at the end of the day. Tell me about different mindsets of people. So let's say region wise compare करते हैं. ठीक है कि billionaires and money people from north वो कैसे behave करते हैं, south वाले कैसे behave करते हैं, या ईस्ट और वेस्ट, लाइक, और मे बी कम्युनिटीज़ में डिफरेंस है कि मे बी पंजाबी वुड डिफरेंटली और जैन वुड डिफरेंट. आई डोंट नो इफ कम्युनिटी का इतना डिफरेंट होगा कि, बट एरिया का तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा. आई थिंक देयर 3 ways, 3 तरीके से कट कर सकते हैं इसको. मींस सबसे इजी कट in a sense is big cities and small cities. I won't call them small cities, but next set of cities. Okay. In some senses. So tier 1, tier 2. Tier 2. I not in the Indian definition of tier 2. I'm still saying. I think generally speaking, Bombay, Delhi, Bangalore, Calcutta, Chennai. Very, very open. Okay, so they are very, very open to new ideas. सबके साथ डील करने के लिए तैयार है ना. उनको ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसी के साथ डील करूँगा. They are in a sense much more confident about themselves. Okay, that we will end up taking the right decision. Okay, तो ठीक है, चलो एक है कि हम लोग चलो 2 एडवाइजर चूज करेंगे, 3 एडवाइजर चूज करेंगे, बट एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि हम लोग राइट डिसीजन लेके वी कैन वर्क अराउंड इट, एंड दे हैव द राइट एक्सपोजर ऑल्सो. ओके, अभी जैसे अपने टियर 2 में नहीं बोल रहा हूँ, बट नेक्स्ट सेट ऑफ सिटीज, लेट्स कॉल देम पूना, भावनगर, इंदौर, राजकोट, सूरत, उदयपुर, अहमदाबाद to a certain extent also. These are cities which I will call as next cities. Okay. Here relationship and trust is even more important, okay, than anything else, okay, than even ideas, okay. Because see, अब ये पुणे और आप जाओ, पुणे और अहमदाबाद अब चेंज हो रहा है, पुणे अहमदाबाद, बट अर्लियर पुणे में क्या था, कोई बॉम्बे से आएगा और फिर 3 महीने नहीं आएगा. ओके, दैट वाज द एटीट्यूड. पुणे एंड अहमदाबाद वाज प्रैक्टिकली सेइंग कि बॉम्बे से लोग आते हैं फिर चले जाते हैं. सो देयर इज अ वेरी डीप रूटेड कॉन्शियस टू डील कि मैं मुझे लोकली डील करना है. तो जो अपने बोलते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अगर आप देखोगे बेंगलोर, पूना और अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली पॉपुलर है, बिकॉज
connection one-on-one relationship बहुत strong था, and people felt more connected and comfortable. Nothing wrong with it. Okay, अभी today obviously हम लोग के लिए भी पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद बहुत बड़ा market बन गया, but we have to be there physically. So उधर थोड़ा today even आज थोड़ा relationship comfort बहुत important है. But have you seen the pattern? Like I'll tell you what I mean by this. Okay, मैंने purely कोई पास डेटा नहीं है, ये सिर्फ मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनकी फैमिलीज बहुत पैसे वाली हैं, जिन्होंने बहुत पैसे बना लिए, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड या थर्ड जनरेशन पैसे. मैंने देखा कि कुछ जो नॉर्थ से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको जो पैसा बन जाता है उनके बाद उनको ना ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है कि होटल खरीदना है, विच इज़ मोर कि हमारा नाम होना चाहिए, कि पैसे तो बन गए, होटल हमने नाम के लिए लिया हुआ है, या ऑटोमोबाइल डीलरशिप चाहिए, विच इज़ मोर नेम ड्रिवन, स्टेटस ड्रिवन बिजनेसेस, विच मतलब जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा मैनेज हो जाता है, वर्सेस जो मैंने जिसका बहुत ही फर्स्ट जनरेशनल पैसा है, दे आर हैप्पी कि मेरे को कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, रियल स्टेट नहीं चाहिए, मेरा नाम इतना वो नहीं चाहिए, मेरा फर्स्ट जनरेशन है, मैं पैसे बस बढ़ाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे नेम ड्रिवन बिजनेसेस नहीं चाहिए. एंड देन माय फ्रेंड्स, फ्यू ऑफ देम इन साउथ, तो उनको मैंने देखा है कि उनको हर चीज़ करनी होती है. लाइक इट्स लाइक अगर वो रियल स्टेट बिजनेस में है तो वहाँ से उनको फाइनेंस में भी करना है, फिर फाइनेंस में तो उन्हें इंश्योरेंस भी करना है, इंश्योरेंस है तो उन्हें फिर कुछ और दूसरा भी करना है, फिर दूसरे के साथ दूसरा भी करना है. इट्स लाइक मोर कॉन्ग्लोमरेट अप्रोच. नो, आई थिंक यू आर राइट. आई थिंक ऑल 3 points यू आर राइट. आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स नॉट खाली साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, मेरे हिसाब से, और वेस्ट, मेरे हिसाब से इट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ हाउ यू ग्रो अप. ओके, वेस्टर्न इंडिया में एवरीबडी, सब लोग का ग्रोथ हुआ है कैपिटल मार्केट्स को देखते देखते. ओके, सो वी आर बॉम्बे में और कैलकाटा में और अहमदाबाद में एक्सपोजर टू द स्टॉक मार्केट इज सब्सटेंशियली वेरी हायर. ओके, तो वो कोर पार्ट ऑफ आवर लाइफ है. ओके, सो सबके पास एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, सालों से पोर्टफोलियो है. तो बियॉन्ड अ पॉइंट एक बिजनेस है और एक पोर्टफोलियो. आप दिल्ली में जाओगे, हिस्टोरिकली मैं 2001 से 5 में दिल्ली में वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा था. मैं स्टॉक्स का मतलब मैं कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था. ठीक है, सब रियल स्टेट नहीं, सब ठीक है, क्लाइंट्स के साथ है, रिलेशनशिप है, बट ऐसा कोई डीप एक्सपोजर ऑफ कैपिटल मार्केट्स नहीं है. तो दिल्ली में ऑब्वियसली देन द सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज नॉट क्विकली फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, बट इट इज़ बिजनेसेस. और वो बिजनेसेस में इतना हार्ड एसेट, इंफ्रा वो नहीं है. ओके, इंफ्रा इज अ लिटिल बिट मोर इन द साउथ. तो एंड देन नेचुरली देन व्हाट डू यू ग्रेविटेट टुवर्ड्स? लैंड, रियल एस्टेट एंड होटल्स. ओके, और ऑब्वियसली आई थिंक नाम तो सबको चाहिए, ऐसा नहीं है सब जगह, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल वांट नेम्स. हाँ, बट साउथ में ठीक है, चलो नॉर्थ में थोड़ा सा ज़्यादा है. सो देयरफॉर यू सी अ लिटिल बिट ऑफ होटल्स एंड कार शोरूम्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट जनरली आई थिंक फैसिनेशन फॉर रियल एस्टेट is very high in north and in south. But conglomerates, you are absolutely right. South में I think सब entrepreneurs को काफ़ी कुछ businesses करना है. And I think they've done well also, but उनको broad करना, उनको businesses broad करना है, and they really want to believe in investing into multiple and businesses. historically अगर उनकी 4th, 5th, 6th generational जो businesses हैं वो सब conglomerates वाले हैं. सब conglomerates हैं. Big examples. उन लोग they are planning for they are planning for individual businesses for each of their family members. Yeah. कि ये फैमिली मेंबर ये बिजनेस करेगा, ये फैमिली मेंबर ये बिजनेस करेगा. That I've seen, अब नोटिस कि घर में 5 भाई है, पांचों के अलग अलग बिजनेसेस खोल दिए पापा ने. So it's a big, the patriarch is doing lot more succession planning. Yeah. अभी बॉम्बे में थोड़ा कम हो गया, बच्चे वर्कआउट करेंगे खुद. So it's a stage of evolution. True. Okay. Then tell me the difference between old money and new money. इनकी माइंडसेट कैसे अलग अलग होती है? No, I think there's old money obviously is kind of more focused on preservation, क्योंकि I think इंडिया में I think जो रुपया 1960s 70s में कहा था, एक बार 90s 2000s lot of people lost that money. So I think that has carried on. तो old money people want to preserve. And दूसरा I think अभी भी है कि थोड़ा नया बिजनेस बनाओ, new assets करो, buy hard assets. New money is slightly more different, क्योंकि लोग people are
थोड़ा they are willing to experiment, they are willing to do new businesses, they are थोड़ा people are willing to consume also. ऐसा I won't say कि उनके पास उन लोग disciplined नहीं है, disciplined है, but थोड़ा consume भी करने के लिए they are open, okay. Plus they want to look at overseas investments, new age investments, AI में क्या invest कर सकते हैं, tech में क्या invest कर सकते हैं. They are more open to ideas. Old money, risk taking ज़्यादा ability है. Old business में, old money में भी risk taking ability है, but business पे risk taking ability ज़्यादा है. उनका खुद का business, control, that is उसका values थोड़े ज़्यादा है. New money में सब चीज़ control नहीं करना है. They're happy to invest with professionals where they own 15-20% or 30% and professionals own the rest of it. वो openness बहुत ज़्यादा है. Old money में that openness is lesser, okay. But remember, we are also reaching a point जहाँ old money अब new generation में आ रहा है. So the distinction between old money and new money is also changing every day. I think अगले 10 साल में old money will be practically 10-15 साल में old money will be practically new money, okay, in some senses. और in our business हम लोग रोज देखते हैं because today now most of the जितने हम लोग के clients थे, half the clients automatically change हो गए because it's moved from one generation to the other okay, in the last 15 years. हाँ, अगले 10 साल में तो मतलब 15 years में पूरे ही client base change हो जाएगा. तो I think उस सेंस में डिसीजन मेकिंग रोज चेंज होते रहता है. बट सिमिलैरिटीज भी बहुत है ओल्ड मनी एंड न्यू मनी में. जस्ट बिकॉज अपने 2-3 डिफरेंस बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही डिफरेंट है. 80% चीज एक्चुअली सेम है. 20% ऑफ द थिंग्स आर डिफरेंट. और ऐसा लगता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिफरेंट है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. रिस्क टेकिंग एबिलिटी खुद के बिजनेस में और हार्ड एसेट्स में ज़्यादा है ओल्ड मनी में. न्यू मनी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज मोर ऑन नए एसेट्स, टेक, एआई, न्यू बिजनेसेस विदाउट कंट्रोल. तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी दोनों में है. बट सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंसान को क्या चीज़ में आता है. फॉर एग्जाम्पल यू इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस में आप बहुत रिस्क ले सकते हो, ठीक है. कोई दिन बहुत ऊपर गया कोई बात नहीं, कोई नीचे आया कोई नहीं, आप फाइट करोगे, ठीक है. यूल गेट अप, अगले दिन सुबह उठ के फाइट करोगे. मैं अपने बिजनेस में ऊपर नीचे देख सकता हूँ. मेरे लिए वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ. जब इन्वेस्ट करो, ओके, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उससे आधा हो जाता है. जो चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हो उधर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई रहता है बिकॉज आपको कन्विक्शन रहता है उसके बारे में. सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज एनेक्डोटल एविडेंस अगेन कि ओल्ड मनी और न्यू मनी में जो डिफरेंस है दोनों की इन्वेस्टिंग बिहेवियर में. तो ओल्ड मनी जो इन्वेस्टिंग उनका बिहेवियर है, जो मैंने 2 मेजर डिफरेंसेस देखे. वन इज़ कि वो ना जब दूसरों में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डे 1 से प्रॉफिटेबल बिजनेस पे ज़्यादा भरोसा होता है. न्यू मनी इज़ ओके कि चल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद प्रॉफिट बनाएगी, हमें चलेगा, हम लॉस मेकिंग बिजनेसेस पे पैसे डालने की रेडी हैं क्योंकि शायद उन्होंने एग्जाम्पल्स देखे हैं लॉस मेकिंग बिजनेसेस 10-20 साल के बाद भी पैसे बना लेते हैं. ओल्ड मनी नहीं करता इतनी इजीली. ओल्ड मनी को डे 1 पे कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेसेस चाहिए, पैड बिजनेस चाहिए, राइट. उन्हें और कुछ समझ नहीं आता. तो दैट्स वन रिस्क टेकिंग में मैंने डिफरेंस देखा है. ओल्ड मनी इतनी जल्दी लॉस मेकिंग पे डालता नहीं है पैसे. एंड सेकंड व्हिच आई हैव सीन, ओल्ड मनी अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, इन सब पे पैसा लगाने के लिए बहुत ओपन रहता है कि दे आर लाइक चलो ठीक है मेरे किसी रिश्तेदार का कुछ बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो उनको पैसा दे देते हैं, उनके बिजनेस में डाल देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं जस्ट कि परिवार में हो जाएगा. लाइक दे वांट टू मेक श्योर हमारे आसपास सबका बन जाए. न्यू मनी थोड़ा लॉजिक ज़्यादा दिखता है कि यार फॉर श्योर मतलब मैं नहीं लगा रहा जस्ट बिकॉज ये मेरा परिवार में कोई चाचा काका का लड़का है तो मैं इसको पैसे क्यों दे दूं, राइट. एंड ये ओल्ड मनी करता है बहुत ज़्यादा. नो, आई एक्चुअली राज, आई एग्री विद योर सेकंड वन फुल्ली. फर्स्ट वन मुझे लगता है I think old money will also go there and it's going. ऐसा नहीं है. But not as if they're going there. But today, don't you see difference? Like new entrepreneurs, new money, tech entrepreneurs जिन्होंने आज पैसा कमाया वो ओके हैं. वो ओके हैं but उन लोग ज़्यादा ओपन है. But old money is also going. ऐसा नहीं है. It's not as if it's not going. But देखो, I think
that argument is also up for debate, whether you can just keep making losses and become profitable at some point. If just for one Zomato and Swiggy and 10 more names, there are 9,990 names which have not been able to move from profit to loss. Okay, so the thoda wisdom dono cheez mein hai. Okay, there is 100%. some. I'm just saying behavior is different. Yeah, behavior is different. Don't you see? I'm asking you because you see, you meet these people every day. You know better. I think people are open, but the quantum of money which will go will be different. Especially if you India mein, if you see tech entrepreneurs, nobody's really made huge money. Yeah. Okay? It's only in the last 8, 9, 12 months that you've finally seen some good IPOs come. I think these people will invest. इन लोग बहुत ज़्यादा invest करेंगे back tech में. So जो वो brand of new money है, जो अभी ये सब businesses में जाएंगे, वो इंडिया में अभी डेवलप हो रहा है. अपने पास वैसा नहीं है. जैसे अपने पास फेसबुक या गूगल वाला वो आया ही नहीं, राइट? क्योंकि वो अभी डेवलप होगा, वो अभी होपफुली डेवलप होगा. वो द नेक्स्ट लास्ट ईयर हमारा फ्लिपकार्ट माफिया आएगा, होपफुली आएगा. तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में एक्चुअली आए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. बट जो आप बोल रहे, इफ दैट अगर उस टाइप का आप न्यू मनी की बात करो तो आई फुल्ली अग्री विथ यू, बिकॉज वो न्यू मनी एक्चुअली ये ज़्यादा इस इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बहुत कम जाएगा. सो उन लोगों को म्यूचुअल फंड्स में या PMSs में, लिस्टेड स्टॉक्स में बहुत कम इंटरेस्ट होने वाला है. बॉन्ड्स में देयर इंटरेस्ट विल बी सब्सटेंशियली मोर ऑन दिस साइड. बट अभी वो आई थिंक we are just at the starting point of that. तो देखेंगे अभी धीरे-धीरे कैसे बनेगा. But आ जाएगा वो सब. That will more and more go in the new age investments. Have you seen any difference कि Indian billionaires और Chinese billionaires या American billionaires इनका behavior कैसा होता है? अलग टाइप से सोचते हैं, अलग behavior होता है पैसे को लेके. क्या सोच होती है पैसे को लेके? तीनों अलग-अलग कंपैरिजन करो तो. बहुत फर्क नहीं है, to be honest. बट आई थिंक बिलियनर्स आउटसाइड, अगर जैसे मैं पहले बोल रहा था, थोड़ा काम के बाहर भी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा है. ओके, किनके? अमेरिकन्स के? बोथ अमेरिकन्स एंड इवन चाइनीज, बट चाइनीज इन अ डिफरेंट वे. बट चाइनीज ऑल्सो अ वेरी, सब काम है. US बिलियनर्स आर मच थोड़ा ब्रॉडर है. ओके, एवरी बिलियनर ओन्स अ स्पोर्ट्स टीम, दिस दैट, सब कुछ है. मतलब उनका there are lots of passions and they're also business people. They're able to make business out of everything. Yeah. Right? India में I think थोड़ा inclusive है, थोड़ा ज़्यादा focus on business है, inward. Okay. China जाओगे तो every billionaire wants to also go out of China. So he's done something in Hong Kong, he's done something here, something there. So I think ये big differences है. I think generally speaking, US billionaires and European billionaires are able to do more outside the business. Okay. Now, whether it is either for passion or it is for, again, a different business, or it is something to do with sports or to do with media. Sports and media, बहुत बड़ा, there are two very, very big themes in the culture own करने का culture, sports, media, all three बहुत उनके लिए important है. I think इंडिया में थोड़ा वो कम है अभी. इंडिया में $1 billion, you want to become $2 billion, $2 billion you want to become $4 billion, $4 billion you want to become $15 billion. So I think थोड़ा business focus ज़्यादा है, which is nothing good or bad. It's just it's that's the way it is. I think generally speaking, outside you see them a little bit थोड़ा और diversified है. That's about it. And Arab billionaires, उनका क्या सोच है? क्योंकि उनका तो चले आ रहा है, पता नहीं generational family. Arab billionaires are very interesting, to be honest. I think they've actually done quite well. Okay. And अपने जितना भी, मैं तो जो भी मिला हूँ जिनों से, अपने को लगता है कि उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बट बहुत कुछ कर रहे हैं एक्चुअली. Somehow they are able to outsource their professional management very well. Most Arab billionaires don't do it themselves. Most of them. Okay. Most of them have got very, very good teams to do it. तो वो से आप देखो तो Arab billionaires are enjoying the most in some ways. Okay, because they have the highest amount of free time in that sense. Okay, but they have very, very good teams. Okay, for the operating business also and for the
investing also. So I don't know how they manage it, but they are able to do it very nicely. They are able to figure out a way. Okay, they are able to figure out a way जहाँ पे उनका involvement on the primary businesses is substantially lower. हो सकता है their business, it might happen because their business is so much based on single commodity. Oil has a big role to play in it. So in some senses, it is possible that is a big reason. Okay, tell me how, because you study these guys, इनके साथ रहते हो, preparation करते हो, इनसे समझते हो, पैसे कैसे बनाते हैं लोग? Like what I have heard from the podcast, जितने लोग podcast पे आए हैं उनसे, कि जब अपार्ट फ्रॉम पैशन, मैं जब स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूँ कि एक बार पैसा बन गया कोर बिजनेस पे, उसके बाद अब और कैसे पैसा बनाते हो? नॉट द कोर बिजनेस, नॉट द कोर बिजनेस, व्हिच क्योंकि कोर बिजनेस के तो 50 तरह के फंडामेंटल्स हैं, व्हिच 50 थिंग्स कॉम्बिनेशन हो, वो कब कहाँ किसके लिए वर्क कर जाए आपको नहीं पता, राइट? व्हाट नेक्स्ट बिजनेसेस कैसे बनाते हो कि आप जब भी आपके बिजनेस इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से अलाइन करते हो, यू एंड अप मेकिंग मोर मनी देन नॉर्मल, राइट? कि अगर देश ने बोला है कि हम मान लो टॉप गवर्नमेंट ने या देश ने बोला है कि हम इंडिया को ग्रीन कंट्री बनाएंगे, तो इट्स ऑब्वियस कि अच्छा ग्रीन एनर्जी में आप कुछ करोगे तो पैसे बनने वाले हैं. या कंट्री ने बोला है 10 साल पहले कि हम रोड्स बनाएंगे क्योंकि देश में रोड नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको टेंडर्स मिलेंगे या जो बिड करेंगे एट सम लेवल, दे विल एंड अप मेकिंग मोर मनी, राइट? इट्स नेशनल इंटरेस्ट. और उस पर जो बना, जैसे जब फार्मास्यूटिकल हुआ तो इंडिया में फार्मा बिलियनर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड कि इंडिया ही अब पूरी दुनिया के लिए जेनेरिक ड्रग्स बनाएगा. So we saw pharma billionaires like that. So जब आप national interest और country interest align करते हो, you make more money. ऐसे और कौन सी insights होती है? Yeah, I think at the highest level आप जो बोल रहे हो सही है, national interest और billionaire interest. Now that can be actually extended to हर इंडस्ट्री, राइट? तो अभी आप फार्मा ले लो, स्टील ले लो, इंफ्रा ले लो, सीमेंट ले लो, रियल एस्टेट ले लो, हॉस्पिटल्स ले लो, मोटा मोटी सब इंडस्ट्री में इन सम सेंसेस देयर हैज टू बी अ नेशनल, आई वोंट ओनली से नेशनल इंटरेस्ट, ऑल्सो नेशनल नीड. ओके, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, दीज आर द सेक्टर्स. अभी आप देखोगे अपने कंट्री में 6 सेक्टर मैक्सिमम है: फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, okay, industrials, defense, okay, and to a certain extent pharma or healthcare. These are 6 which really kind of make up. और ये 6 का country के growth से तो बहुत ज़्यादा alignment of interest है. Second, I think the other place I would think where it's kind of leading to a fair amount of growth जो अब आएगा मेरे हिसाब से, I think a little bit of innovation, okay, will lead to the next phase of huge amount of growth. और अपने को इंडिया में चाहिए. Okay. एंड मैं पर्पसली वर्ड इनोवेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं इन्वेंशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ. ओके, सो इन्वेंशन तो होता है वंस इन अ सेंचुरी और वंस इन अ डिकेड. ओके, इनोवेशन बहुत चीज़ में हो सकता है. एंड आई थिंक जहाँ इंडिया जो स्टेज में है, इनोवेशन विल हैपन एवरी डे इन सम वेज. अभी वो इनोवेशन सब प्रोसेस में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, इनोवेशन कंजम्पशन में हो सकता है, इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, इनोवेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में हो सकता है. इनोवेशन बहुत होगा इंडिया में. एंड आई थिंक इनोवेशन इज अ समथिंग विच कैन लीड टू बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो सकता है. अभी छोटे छोटे चीज़ से इनोवेशन होता है. इट्स नॉट रियली जैसे हम लोग के बिजनेस का इनोवेशन का एग्जांपल, अभी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक नोटिफाइड बॉन्ड होती थी, अभी नहीं हो, नाबार्ड बॉन्ड. ठीक है, तो अभी दैट यूज्ड टू बी बॉट ओनली बाय इंश्योरेंस कंपनीज, बट वो नोटिफाइड बॉन्ड था, तो वो इफेक्टिवली फिक्स डिपॉजिट जैसा है. नाबार्ड इज ओन्ड 99% बाय RBI. ठीक है, तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे 2009 में, हम लोग का सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स ये नाबार्ड बॉन्ड से आया, बिकॉज इट वाज 8.2%, बट वो नोटिफाइड बॉन्ड था तो उसका टैक्स खाली 12.5% था, तो 7% पोस्ट टैक्स, बट उस पर कोई ब्रोकरेज नहीं था बेचने के लिए. ओके, वो से फिक्स डिपॉजिट आप करो तो फिक्स डिपॉजिट पे 7.5-8% है, बट 40% टैक्स है. ओके, तो वो इफेक्टिवली 5-4% पोस्ट टैक्स हो जाता है. बट अभी आप
वो इंटरेस्ट छोड़ दो कि आपको ब्रोकरेज कमाना है और वो क्लाइंट का देखो, तो वो सडनली अभी वो ऑब्वियसली आपको 100 क्लाइंट मिल गए उसके कारण. तो आई थिंक दिस इज अ स्मॉल इनोवेशन. ओके, इट्स नॉट ना मैं ना तो बॉट डिस्कवर कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ. इट्स जस्ट अ स्मॉल इनोवेशन, रियली स्मॉल इनोवेशन. अब ऐसे अपने कंट्री में ऐसे हजारों चीज़ें, छोटे छोटे प्रोसेस में सब जगह इनोवेशन है. एंड आई थिंक इनोवेशंस बहुत होंगी. एंड द फुल वर्ल्ड इज चेंजिंग. अभी इंक्लूसिव भी हो रहा है, एक्सक्लूसिव भी हो रहा है. आज अपने देख रहे हैं US टैरिफ्स आर देयर, वी आर बिकमिंग इंक्लूसिव विद अदर पार्टनर्स. वी नन ऑफ अस नो वेयर दिस इज गोइंग टू गो. बट ऑल कंट्रीज जनरली स्पीकिंग थोड़े इंक्लूसिव हो जाएंगे. ओके, और जब इंक्लूसिव हो जाएंगे तो थोड़ा इनोवेशन ज़्यादा होगा. वो हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी है. आई थिंक थोड़ा स्टेटस को ब्रेक होगा, और वो स्टेटस को ब्रेक होने के कारण मुझे लगता है अपना थोड़ा एडवर्सिटी आएगा और अपने सब स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे. बिकॉज ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड फिर से इनोवेट करेंगे. ओके, फिर से डिस्कवर करेंगे. And in some ways, all these challenges will become good because status quo change होने के कारण अपने सब और सोच के और काम करेंगे. Let's talk about this. क्योंकि status quo world and ये सब favorite topic. Hidden opportunities पहले बताओ कि कंट्री में आपको क्या लगती है अभी. Today what are the opportunities? क्या डेटा पढ़ते हो, क्या इंसाइट्स पढ़ते हो जिससे आपको कुछ बिलीव स्ट्रांग हो रहा है? तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इज इन आई थिंक ओके लेट मी स्टार्ट. इंडिया में अपॉर्चुनिटी सब जगह है. ओके, मैं अपने बिजनेस में देखूंगा तो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल में, मिडिल साइज इंडिविजुअल में, रिटेल में है, सब जगह अपॉर्चुनिटी. कैसे, क्या इंसाइट है आपके जिसके से आपको लगता है कि आप देखो फॉर एग्जांपल ऑन दी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ साइड अपने डेटा देखते हैं. अपने पास राउंड अबाउट नाउ 4.5 लाख, देयर आर 4 लाख पीपल हु हैव मोर देन 1 crore इन mutual funds. Okay, 4 lakh people in India with more than 1 crore. 1 crore in mutual funds. It's not a small number. It's a very, very big number. Yeah. Very, very big number. Okay. So theoretically, those 4 lakh people today can consume pretty much everything. Okay? The same number used to be 30,000-40,000 people. Not too long back. Maybe 8 to 10 years back. You fast forward it 10 साल आगे, ये 4 लाख 15-20 लाख. अभी इस काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल सेविंग्स के साथ प्रीटी मच एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सब कुछ अपॉर्चुनिटी होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है जो कि अपॉर्चुनिटी नहीं होने वाला. आप रियल एस्टेट ले लो, रियल एस्टेट के कारण सीमेंट, स्टील, आप रोड्स ले लो, कमर्शियल एसेट्स ले लो, कुछ भी ले लो, सब चीज़ अपॉर्चुनिटी है. आपका बिजनेस ले लो, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग विल बिकम एन opportunity because people will consume data, people will consume information. लोग घर consume करेंगे, कोई food consume करेगा, everything will get consumed. Capex will happen to build businesses. Capex will happen in agriculture, industry, everything. So मुझे लगता है 10 से 12% ग्रोथ हर साल होगा. ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है. ऑब्वियसली इंडिया में इन्फ्लेशन है 4-5%, रियल ग्रोथ 6-7% होगा. 12% ग्रोथ फॉर 20 years इज प्रैक्टिकली, आपने पहले एग्जाम्पल दिए थे, बट 12% ग्रोथ फॉर 18 साल विल मेक इट 8 times ऑफ टुडेज नंबर. आज अपना $4 trillion का इकोनॉमी है, पोटेंशियली बिकम 30 to 32 trillion. ओके, सो 30-32 ट्रिलियन का इकोनॉमी 20 साल में इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. नाउ अच्छा चलो समझो डॉलर डिप्रिशिएट भी हो गया, अप्रिशिएट हो गया 3-4%, सो 32 के बदले 20-25 ट्रिलियन होगा. बट दैट इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. तो मुझे लगता है जो आपने पहले बात किए थे 6 सेक्टर, ओके, टुगेदर विथ एग्रीकल्चर, बिकॉज देयर आज अपना एक्सपोजर एग्रीकल्चर में कम है, बट एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी बहुत है, इक्वल है. These 7 things will be very, very large, all 7 sectors. Second, I think, like what happened in the US in the mid-80s, number of cities in India will change dramatically. Number of cities? Okay. Relevant cities. क्या हुआ US में और इंडिया में? See, आप देखो US में आज 40 से 50 massive cities है. Okay, they are not like they're not small cities. They're like huge cities. आज आप देखो इंडिया में ऑनेस्टली उस टाइप के 8 से 10 सिटी है. ओके, बट वो 10 सिटी का नंबर 30-40 होने वाला है. ओके, नागपुर, ओके, मैं कल नागपुर में था. ओके, अनबिलीवेबल है. नागपुर, भोपाल, इंदौर, एवरीथिंग इज चेंजिंग इन अ वेरी मैसिव वे. ओके,
मेरे हिसाब से बिग ग्रोथ विल हैपन इफ यू कैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर 10th to the 40th सिटी को भी अच्छा से कैप्चर। प्रॉब्लम ये है कि बॉम्बे भी उतना ही ग्रो हो रहा है, ओके। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि बॉम्बे के बदले में वो 30 सिटी करो, वो देन फिर आप अटक जाओगे। वो अलग 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 प्रॉब्लम है। बट वो 30 सिटी में भी एब्सोल्यूट ग्रोथ है, बहुत है, ओके। पहले 10 सिटी में आपको फोकस करना पड़ेगा, बट अगले 30-40 सिटी में बहुत ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट 150 सिटी में भी बहुत है, ओके ना। अभी आपके बिजनेस के स्टेज पे डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि अगले 150 सिटी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बट एब्सोल्यूट नंबर का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हो। बट अपने को पूरा इन दैट सेंस मुझे लगता है अपने वी विल बिकम 40 to 50 cities, very big cities, okay. We will, so number of airports, everything will change dramatically. And तीसरा मुझे obviously I think generally speaking, इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको भी होगा, but and especially because your audience is also in that age group, I am finding at least in my interaction जो अपने लोग हायर करते हैं, the average 25-year-old male and female are at least 3 times smarter than what they were 10 years back, okay. At least 3 times smarter, okay. And smarter मैं ये नहीं बोल रहा खाली intelligence है, smarter in terms of they are aware, okay, about what is good for them, what is not good for them. They are aware about their own strengths and weaknesses. They are socially much more at ease, okay. जो पहले अपने socially थोड़े awkward रहते थे, अभी अपने socially at ease. They are not afraid to ask questions, okay. They are willing to ask questions. So overall I think demographically also next 10-15 years I think we are in a very good position, okay. When this 25-year-old becomes 35 or 40, he is likely to do much better than the existing 35-40-year-old. तो मुझे लगता है these are some changes which we'll see. Unfortunately, and it is possible that a lot of the Indian NRIs and so on and so forth, अगर world थोड़ा और inclusive हो गया, so a lot of them might actually send back much more capital investment to India also. That is also a big that's a great opportunity. thing, right? It's a great thing for us. It's a great thing for us. So if that, because these people, you know, if you look at our NRI population in US, Middle East, London, Indonesia, everywhere, Singapore, they made crazy money. Africa, crazy money. And even if you can redirect 10-15% of that rupiah back into the country for productive use, okay, it's a huge amount of money. So I'm not saying it negatively. Geopolitics has not been the best for everybody in the last 10 years. But again, अपने ऊपर है अपने उसको कैसे डील करें. If you can look at it, manage it well, and at the same point of time थोड़ा उसको डेवलप करके थोड़ा और बेस स्ट्रॉन्ग कर ले, तो अपने लिए अच्छा ही होगा. It's not a problem. True. And what do you feel about geopolitics अभी? इससे okay, straight up question, do you think कि world में change of world order आ रहा है? I think generally speaking, I think every nation will have to look out a little bit for themselves, okay. खुद का सबको खुद करना पड़ेगा, और उसमें आत्मनिर्भर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. मोदी जी आए थे 10 years back, rightly he said आत्मनिर्भर, okay, which is perfectly fine. I think generally speaking वो थोड़ा रहेगा वर्ल्ड में, बट मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ इतना ईजिली फंजेबल भी है. ऐसा नहीं है कि आप इधर से बिजनेस उठा के जो इंडिया का स्किल सेट वो परसों यूएस में आ जाएगा, जो यूएस का स्किल सेट वो परसों इंडिया में आ जाएगा. तो वर्ल्ड विल हैव इट्स ओन वे कि वो अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर ले, तो वो हो जाएगा, ओके. अभी इस इक्विलिब्रियम सेट करने में थोड़े विनर्स रहेंगे, थोड़े लूजर्स रहेंगे, ओके. अभी अपने को, एंड ऑनेस्टली मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है, अपने फिगर आउट कर लेंगे एज अ कंट्री ऑल्सो कि अपना क्या पॉइंट्स ऑफ विनिंग है और अपना क्या पॉइंट्स ऑफ लूजिंग है. और अपने को 2-3 महीने के लेंस से नहीं देखना चाहिए, 2-3 हफ्ते के लेंस से नहीं देखना चाहिए. आई थिंक ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क पड़ता है अनफॉर्चुनेटली टू बिजनेसेस विच आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड. उनको 2-3 महीने और 2-3 हफ्ते के लेंस से अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ता है. And there, obviously, whatever as a country,
अपने कर सकते हैं to help those businesses which are directly impacted, we should do. But from a full country perspective, it's a much longer battle. But you think ये longer term trend है, क्योंकि US और इंडिया तो inherently friends रहे हैं बहुत No, time I तक. think we're still friends, or God knows what is happening, right? But मतलब trade wise तो भी दिख नहीं रहा ज़्यादा दोस्ती. yeah, Overall everything else we are friends. There you can see arms deal अभी हुई है. very early यार. हर चीज़ की डील हो रही है. 25 तारीख को टैरिफ्स आया है, अभी आज 28 तारीख है, 29 तारीख है, क्या देखते हैं 50 कर दिया 27 क्या है क्या मतलब सीधा एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये सब अपने पे ग्रेड के ऊपर है. अभी क्या कॉन्वर्सेशंस है क्या नहीं है, मतलब अपने को ऑनेस्टली नहीं पता. But what does it mean for you as a business? Business, to be honest, we are change होंगे up and down. We are a second order and a third order impact, if there is impact. So directly कोई impact नहीं है. Second order obviously is sentiments. But first order होगा ना, let's say अगर फार्मा वाले लोग आपके ज़्यादा होंगे तो उनके अगर जो यूएस ज़्यादा बेचता है तो टैरिफ्स अगर ज़्यादा लगेंगे. My first order impact will be, अगर जनरली स्पीकिंग सब क्लाइंट्स का सरप्लस कम हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए, बट ठीक है चलो इसमें फार्मा क्लाइंट्स को थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि वो लार्ज है. हाँ लार्ज है. टेक्नोलॉजी सर्विसेज क्लाइंट्स. बट आप देखो सी मार्केट्स भी स्मार्ट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ मार्केट्स में पिछले 4-5 दिन में कि एकदम ही सी एंड ऑफ द डे अपना ट्रेड ऑल्सो 2-2.5% का ऑफ जीडीपी का इम्पैक्ट है. वो 2-2.5% में आप उसको स्प्लिट करोगे तो लार्जेस्ट इज टू बी ऑनेस्ट जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स. ओके, ये 3 में ऑब्वियसली अपने को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज जेम्स इज बिग फॉर अस इन दिस. एक्चुअली तीनों लेबर इंटेंसिव है अपने लिए. सो मोर देन द रूपी इम्पैक्ट, we have to take care of our people, right? Because these 3 sectors together will be employing, I don't know the right number, but let's say a lot of 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh employees will be there, right? So I think that's directly what I mean. First order impact is that. So I'm saying that we can ideally, I have full trust in the government. They'll manage the plus minus something. We will manage, right? So that is what I'm calling as the absolute first order impact. Okay, so I think overall I'm hoping, okay, and there's always substitution and smartness in the world. कुछ ना कुछ substitute होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा. Let's see. I think I am concerned but not disturbed, let's put it this way. What are you concerned about? See, we have to, it should be peaceful, right? We don't need change every day. It's not well, there has to be some stability to make decisions. Okay, and see, stability is important everywhere, right? कुछ ना कुछ at the end of the day, अगर आप US businessman भी हो और आप टैरिफ्स के बेसिस पे आप बिजनेस बना लिए US में और फिर टैरिफ्स हट गया, ठीक है, and now your business is not competitive, so that is also a problem. See, problem is not only here. Everything you do has a impact. क्योंकि अभी ये टैरिफ्स लग गया तो now उसके कारण somebody else has become more competitive. Okay? अभी वो अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया, okay? और 1.5 साल के बाद कोई for some reason टैरिफ्स कम हो गया तो अभी ये और कॉम्पिटिटिव हो गया, और जो कैपेसिटी बनाया था वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया. तो ये सब तो चलते रहेगा, मतलब इट्स नॉट, ये अपने 2-3 दिन में ऐसे अपने नहीं होने वाला कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी और जो बनाएगा नया कैपेसिटी, सी कंजम्पशन तो करना है. जो कल जेम और ज्वेलरी खरीद रहा था वो परसों तो बंद नहीं करेगा, उसको तो अभी भी खरीदना है, ठीक है. वो और कहीं से खरीदेगा क्योंकि बोले 50% ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, और किसी के पास कैपेसिटी होना चाहिए बनाने के लिए, वो उसके पास है नहीं, तो उसको कैपेसिटी बैठाना पड़ेगा. वो कैपेसिटी बैठाएगा तो वो क्वेश्चन तो करेगा ये कब तक चलेगा. तो इट्स एवरीथिंग हैज इज नॉट दैट इजी टू जस्ट चेंज. एंड आई थिंक दीज आर, let's see. I think let's see. I'm sure there is enough logic and this thing in everything, so they will solve it. Do you think because of this, जो इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है, do you think हम close आएंगे कि वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा? No, I don't know. Only see, I'm a very Raj, unfortunately or fortunately, I like to think about things which I can control. जो मेरे कंट्रोल के बारे में ज़्यादा उस पर. So when the crisis happens, ये सब दुनिया में न्यूज़ आती है, आपके कंट्रोल में पैसा मूव करना नहीं करना, तो कभी ऐसा देखते हो कि a lot of people से वॉर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कंट्री में, जो मिसमैच होता है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती है. See,
Do you see that as an opportunity? We see it as an opportunity, but not as a big opportunity. I'll tell you. हम लोग generally speaking, as wealth managers, we are not massively opportunistic people. Okay, we are not fundamentally. Our job is to again like do everything more and more right process driven. Okay, तो हमारे पास क्लाइंट का अगर पोर्टफोलियो 100 रुपया इन्वेस्टेड है तो 100 रुपया में 5-10% ऑलवेज लिक्विड में रहता है फॉर अपॉर्चुनिटीज. ओके, तो 100 रुपये में अगर बहुत कुछ आ गया और कुछ वॉर ड्रिवन अपॉर्चुनिटी आ गया, मार्केट इज करेक्टेड 15-20%. If out of that 10% we'll put 5%. Okay, because see, war is an opportunity if it ends in time 10 days. Okay, अगर वो 10 दिन में नहीं खत्म होता तो it can become an adversity also. Okay, and then you need that last 5% to really help you protect that remaining 95%. Yeah. तो हर चीज़ का एक इंटेंट. और जब वॉर स्टार्ट होता है अपने को मालूम नहीं होता है 10 दिन में होने वाला है कि 3 साल लगने वाला है कि nobody knows. Nobody knows. तो opportunities are there, okay, but there has to be a discipline. It cannot, there's nothing which, और अगर सबको मालूम है कि ये खत्म ही होने वाला 9 दिन में तो अपॉर्चुनिटी आएगा ही नहीं. तो मतलब सी हम लोग जनरली स्पीकिंग ये सब चीज़ अप्रोच करने के लिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन खाली आपके पास है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है एंड यू हैव टू बी टैक्टफुल अबाउट इट. ऑल इन नहीं जा सकते उस पर. we can't बट ऐसे नहीं होता कि जो टॉप 0.01% लोग हैं कंट्री के, जो बिलियनर्स हैं या पीपल हु आर ऑपरेटिंग एट द टॉप लेवल, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहले आती है. दे आर प्रिवी टू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और लॉट ऑफ केसेस. पॉलिसी में चेंज आने वाला है, कहीं पे कुछ डिसीजन होने वाला है, दे कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स. या तो डिसीजन ले लो और फिर थोड़ा इन्फ्लुएंस यूज करके पॉलिसी में एक्सपोजर ज़्यादा है. आई वोंट से पहले इन्फॉर्मेशन आ जाता है, एक्सपोजर ज़्यादा है एंड देयर आर मोर पीपल सर्विसिंग देम, राइट. सो जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हाउस है, कोई रिसर्च हाउस है. अभी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हाउस क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को सर्विस करता है. ओके, सो यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन टू टेक रैशनल decisions. Okay, it's not that you have more access all the time. Okay, but isn't it like that? जैसे I have noticed this कि कुछ लोगों के पास कुछ जगह की इंसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है बहुत जल्दी. See, I think those information, those edges are there in every part of the world. There is nothing like So how do people get access to that? No, so there obviously you are meeting more people. The more people you meet, the more information you get. You have to build a network. You have to study more. It's not something which you have to eventually. It's not that somebody is coming and giving you information. You have to find patterns. Okay, and basis that you have to take a intelligent decision. And sometimes it works. Sometimes it doesn't work. Okay. And have you seen information and trades and money making? अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में बनती है जब कंट्री अलग स्टेज पे होती है. सो अगर डेवलपिंग नेशन है तो वहाँ पे अलग टाइप से पैसा बनेगा, डेवलप्ड नेशन है तो अलग टाइप से पैसा बनेगा, इमर्जिंग इकोनॉमी है तो एक अलग टाइप से पैसा बनेगा. See, obviously emerging economies have more money getting made out of real assets, right? So real assets में I'm saying anything real estate, infra, roads, therefore cement, steel, tangible power, all of those things are very large. That's where the capital has to go. और वहाँ पे पैसा फर्स्ट वो पैसा बनते हैं. अभी हर 10 साल में हर कंट्री में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड तो नहीं हो सकता. ओके, बट एवरी 30 years you have to spend on infrastructure. So emerging to development, you have to spend a lot of money on infra. A developed nation will have more money coming out of capital market or innovation. Okay, financial services, innovation, lending, that capital market, stock market. That's really stage 2. And stage 3, which only few countries have been able to do, is really do invention. Okay, path-breaking invention. Okay, so for example, in the last 5-7 years, to a certain extent, US and China, if you see AI, okay, you see biotech, okay, what these countries have been able to do is just phenomenal. Okay, so that kind of wealth creation we've not seen in India yet. Right, that's a totally different element. Now in the US, you have, if I'm not wrong, around about 7-8 companies more than $2.5 trillion. So you have 10 companies nearly 60-70% the size of
India from a GDP perspective. Yeah. Now, what that is all made out of last 4, 5, 6 years of growth. So I think invention of that nature, biotech and AI, is maybe stage 3, post you become developed. Emerging to this thing is real assets. And India आप देखोगे तो city wise भी broke up and country भी नहीं है. I think Bombay में more money is out of capital markets. Yeah. आप second tier 2 जाओगे there is more money out of Hard assets. hard assets. So hard assets to financial assets to innovation is the way I would put Say. it. तो अभी इंडिया कौन सी स्टेज पे होगी? I think the first 2 for sure. I think third one we have to अभी get भी हम there. हार्ड में हैं. हाँ, for sure hard में. Outside of the top 5, 6 cities we are still in hard. पैसे आज भी हार्ड Lot of it is इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बनेंगे. बनेंगे, बहुत बनेंगे. We have Where to do you see develop so much. maximum money getting made in India? Absolute maximum money I think still be made in consumption, in consumer. Explain. Anything, right from Opportunity बताओ 2-3. biscuits. आज भी? Okay, now Haldiram, for example, I'm just giving example, just did it's a public fundraise, right? And whatever it got valued at. So then obviously you've got the entire, everything. India is consuming pretty much But everything. आज भी We to start है. बिस्किट्स not? जैसे I'm giving base biscuits as चीज- example. Yeah. like ऐसी It's- बेसिक चीज में भी आज भी बनेंगे. For Don't you sure. think the market is just asking? Don't you think market is being dominated by few large players and many small players? और वो कर रहे हैं. अब उधर इतनी opportunity नहीं बनी. Well, see, everything changes. So for example, when I'm saying biscuits, I'm just using it as a term. हाँ. Last 3 years, see the amount of growth in protein bars, in cosmetics, in deodorants. I'm just saying, I'm using all of consumption, all of these, and you have now, if you just go back 5 years back and today and see the number of brands, number of brands which are now 1,000 crores plus every year. It'll be. I think the number will be 100 plus. Okay, with such brands. And there's so many clothes brands, Snitch, this, that, everything, right? So I'm just saying, India will consume. India is going to earn, and India will. So, and in this consumption, do you think कि ये premiumization वाली story ज़्यादा चलेगी कि सिर्फ unorganized से organized वाली story? Both. India will consume across the board. तो सस्ते में बहुत opportunity है, महंगे में भी है. 100%. I am not this believer that only premiumization will do well. It is tougher to make money at the lower end because obviously cost is very important. You have to go to 150 cities. Manpower is continuously becoming expensive. Logistics is tougher to handle. So it is tougher to make money. But जो उस लेवल पे जाके रुपया बना सकते हैं उनका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है. Anything which is built on urbanization and this thing sometimes can also be a fad. People might like it and consume quickly and then leave because there the competition to replace is also very high. So if you go to the bottom level, then your sustainability is also fair, much more. Give me an example of both. DMart at the lower level, for example. नहीं हो रहा, लग नहीं रहा है. I'm asking. No, it will. Everything will have a model, but it's not getting replaced. DMart is definitely. See, it's in so many cities, it's just impossible to. For us to get tech and internet penetration to so many different cities, going to be a different ball game. The ability for DMart to set up logistics and acquire at such low costs is very, very difficult to replace. But for a DMart, there will be something else also. Okay, there's not that it's going to be just DMart. Okay, but that will always be there. Give me more example of. Let's say Nykaa is at the higher end of the pyramid. Just to give an example, right? They're getting more premium brands, or let's say the Reliance Retail is at the higher end of the pyramid also. They're getting all the brands there. Now, initially, you are building it out. You're maybe kind of serving a very small portion of but there is huge amount of premium. Today, between these two platforms, you end up getting 40 to 50% of all the items you would get in a Dubai or a London. So in that sense, you'll have both kinds operating at the same level. So, and give me two more examples of bottom of the pyramid and premiumization story. See, premiumization actually is there in every item today. If you see burgers, pizzas,
cakes, ice creams. That premiumization is across the table. Okay, today you go to every average house. The average pizza order today is 350, 400, 450, 500 rupees very, very easily. Today you don't, you're not really killing yourself for ordering a 200 or 250 rupees pizza. Okay, at the same time, for example, there's this company called Box 8. They have this pizza, I forget, what's it called? I forget, but it's still 50 rupees. Okay, it's still a 50 rupee pizza doing extremely well, phenomenally well, right? And this company Box 8 was largely doing kind of office kind of panties, and in COVID they had to more or less wind down that business. Ended up launching a pizza brand. Okay, and but they wanted to stay at the lower end of the pyramid. Okay, so I launched a pizza, Mojo. I think the pizza is called Mojo at 50 rupees, and it's done phenomenally. तो दोनों में अपॉर्चुनिटीज है. अपॉर्चुनिटी दोनों में बहुत ज़्यादा रहेंगे. अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में भी बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगा, बट उधर इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में, बिकॉज लग्जरी आइटम्स टुडे आर हाईएस्ट इन इन्फ्लेशन. बिकॉज इंडिया में इंडिया की कोई ब्रांड बन सकती है फॉर अल्ट्रा HNIs? कोई सर्विस बन सकती है? Hey, Nasi, in everything you've got some kind of ultra high net worth. Today, if you look at real estate, there'll be 3-4 developers who are ultra high net worth. You're able to charge a certain amount of premium. Okay. Today, if you go to small things, today if you want to go to a bespoke, everything you do in life, okay, you want a ultra high net worth car, the car is on wait list. I'm just saying it's. But ये सब बाहर की है ना? हाँ, but I'm talking about इंडिया में अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन ब्रांड्स, फॉर इंडियन ब्रांड्स. अल्ट्रा HNIs, क्योंकि अल्ट्रा HNIs के पूरा ग्लोब सामने होता है, तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं. Ultra India is the toughest place to build a global brand. Exactly. Toughest place to build a global brand because. And toughest place to build an Indian brand क्योंकि उनके global access. Sorry, I mean Indian brand in India because global access is much more easily available. Like the only example I think कि अल्ट्रा HNIs पे जिसने एक इंडियन ने किल किया, that's Sabyasachi. That's true. I think he killed it by a specific market, specific tradition, and built it. And hopefully 361. No, but I agree with you. I think I agree with you. It is a toughest segment to बहुत tough segment है उसमें अपना बनाने के लिए, because every ultra high net worth individual has a global choice. Yeah. Okay, and he's has the ability to consume, pay a little bit of import duty. What do you usually read about reports and things? क्योंकि मैं आपका ही कुछ एक डेटा देख रहा था where I found very interesting कि highest number of ultra HNIs अभी जो last कुछ time पे है, that's from Udaipur. You must be reading our high net worth report. So I think क्या है उसमें बताओ, कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे वाले कहाँ बन रहे हैं? पैसे तो बॉम्बे में ही है. बॉम्बे में नए मिलियनेयर्स, मल्टी मिलियनेयर्स भी यहीं बन रहे हैं. For sure, Bombay and Bangalore. Bombay, Bangalore and Delhi in that sequence. Top 5 cities बताओ. Bombay, Bangalore, Delhi. Bombay highest? Yeah, by margin, yeah. Bangalore से भी ऊपर है पैसे बनाने में. ये सब स्टार्टअप बूम, टेक बूम कुछ नहीं. Bombay is just got too much money. It's just not comparable, right? And the capital markets are been very kind. See, number may sometimes, for example, if Flipkart goes for listing, number might increase in Bangalore, but the quantum will eventually it will be. Number of people making millions is higher in Bombay than. Yeah, and may become for 1 year it may become Bangalore, but generally speaking, it's going to be Bombay. Bombay, Bangalore, Delhi. And Delhi is now Delhi, Gurgaon, Noida, right? So if I include all those three there, that still might be slightly more than Bangalore also. Okay, but if I'm talking about NCR as a let's say Delhi NCR one week. So then I think it'll still be more than Bangalore. Okay, so Bombay, then Delhi NCR, then Bangalore, then Bangalore. Then there's a big dip. Then there is a considerable dip. But Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Calcutta and Chennai will be the next big ones. Next 5 big ones. Small cities, tell me, जो tier 2 definition जैसे इंदौर, उदयपुर, नागपुर टाइप में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है? I think everywhere. So I think everywhere, for example, even if you look above 100 crore families, there'll be at least
40 to 50 families in each of these locations. Still like Surat, Indore, Indore, Nagpur, Rajkot, Jaipur. Nagpur, Jaipur, Baroda. So everywhere there's money. Everywhere. No, a huge amount of money in the right places in Kanpur, Lucknow, Chandigarh, Ludhiana, all of these places. UP is doing very, very well also. UP is doing very well. And over like on books money or off books money? We can only Track deal on with on book money. I'm only talking about on books money. And then there are obviously exceptions. Okay, there are 2 or 3 families in Bhavnagar, 2 or 3 families in, but those will be more. It's not as if it's across the board. But all the other cities which we've spoken about, there are at least 40, 50 families. Above 100 crores. On books which they are able to track. And if you look at the business 100 values... crore in liquidate money जो financial assets में कैसे? Financial assets. Business valuations देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है फिर. That's a separate... मैं 100 crore market में लगाने I think there'll be approximately 30 to 40,000 people now with the ability of having 50 crores plus financial assets. क्या बात कर रहे हो? इंडिया में 30,000 people, yeah. 30-40 हज़ार लोगों के पास 50-100 करोड़ से ज़्यादा लगाने के लिए 50 crores in financial markets, not financial real estate assets. Yeah. Do you count real estate? No, I'm not counting real estate. Just market में पैसा. Just financial assets, yeah, including fixed deposits, yeah. And tell me top 3 fields जहाँ से ये पैसा आता है अभी? It's across, but top 3 would be still financial services would be the अच्छा फाइनेंस वालों ने फाइनेंस में लगा कि financial services, so NBFC, lending, finance, banks, that would be the largest. Second obviously will be all the 5 sectors. Okay, consumption, healthcare. Give me one. What do you think जहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आता है? I would still go then. I think I still sticks to consumption. Okay, new money in consumption in the last 10 years has been so FMCG money. FMCG money. And third, then if you're looking at the full country, it'll still be industrials. Because manufacturing is... industrial products in manufacturing is massive, yeah, massive. Everybody is doing something or the other, right? Chemicals, adhesives, healthcare equipment. Every place has got businesses doing 100, 200, 250 crores of revenue with 10, 15, 20% EBITDA margin. So you make 8, 10, 12 crores. That's compounding every year for the last 8, 10, 12, 15 years. You've not sold your business or you've not monetized your business, but this keeps compounding. And basis whether your next generation wants to do this business or not, then you take a decision. Mujhe rakhna hai, nahi rakhna hai. Should I sell it? Should I not sell it? So in that sense, that's a much later decision. And that is also happening a lot in the last 10, 15 years. Where a lot of the next generation does not want to necessarily go back into the same business. So us type in India, every week there are 5 businesses getting sold for some number between 100 to 4,000 crores, right? Every week. And where is maximum sales and buying, selling is happening? Which industry? Same industries. Manufacturing में रोज कोई manufacturing facility बिक रही है. Same 5 sectors. Consumer same 5 sectors. सबसे ज़्यादा तो obviously is manufacturing because strategics in Europe and the US consolidate into. And what's a consumer? Let's say, do you think क्योंकि अगर आप consumption बोल रहे हो और वहाँ पे बोल रहे हो बहुत ज़्यादा selling buying हो रही है, तो consumption what I understand कि top 20% के अलावा जो 80% है, which is from your 10 crore to 500-600 crore वाला range, revenue वाला, वो तो बहुत regional है, वो भी बिकते हैं. They are getting sold by... For example, let's say if you see ice cream as a category, there are at least 4 big transactions in ice cream in the last 5 years. Lotto, for example, bought... That was Havmor. Yeah, that was one of the biggest, which is nationwide, right? Hardly nationwide. Now nationwide. When Havmor was there, it was more... just Gujarat. More regional, yeah. It was more Gujarat. Then every sector, you take your pick. It's... and what are the multiples these guys are getting sold at? Multiples to it can be all over the place, but it can be very rich. It can range from 15 times to 70 times. So of profit multiple? Of EBITDA. Or even profit, that depends. But these are very, very unique to every industry, every business. India consumption multiples have always been rich. They've always been 30, 40, 50, 60 times. Healthcare multiples are always rich. Hospitals can quote from anywhere from 15, 16 times all the way to 30, 35 times for the bigger hospitals.
Financial services companies can again be very, very broad. You've got financial services companies quoting at 15 times all the way to 50 times okay, of profit. So these are very... see, people like to see three things in business, right? So for multiples, number one, strong and credible management is most important, okay? Because you're effectively backing those set of people. Second, सबसे ज़्यादा important है कि वो बिजनेस कितना बार सेम बिजनेस रिपीट हो सकता है, ठीक है? चैलेंजेस तो हर इंडस्ट्री में रोज आते हैं, तो बिजनेस का रेपिटेटिव वैल्यू क्या है? अब रेपिटेटिव वैल्यू आप क्या क्या चीज़ से मेजर कर सकते हो कि रेवेन्यू कैसे आ रहा है, ब्रांड का क्या पुल है, मैनेजमेंट डिफिकल्टी में आया तो कैसे हैंडल करेगा. ऑल ऑफ दिस इज रेपिटेटिव वैल्यू ऑफ द बिजनेस. जितना बिजनेस रेपिटेटिव है उतना बिजनेस का ज़्यादा मल्टीपल है. थर्ड, मार्केट साइज बिजनेस का कितना ज़्यादा है. टुडे यू अज्यूम 5%, 10% ऑफ द मार्केट शेयर. हाउ मच मोर कैन यू ग्रो? एंड फोर्थ, आप कैपिटल कितना अच्छा से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इफ़ आई एम बाइंग योर स्टॉक और उस पर आपकी जो प्राइस पे मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ उस पर आपका प्रॉफिट खाली 10% हो रहा है, तो 10% तो मैं और भी... सो एज अ बिजनेस आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 15-20% होना चाहिए. तो ये चारों पैरामीटर के ऊपर मल्टीपल्स कैन change. So something which is doing 100 crores of profit can be worth 1,000 crores. Something else which is doing 100 crores of profit can be worth 4,000 crores. Something which is making 100 crores of loss can also be worth 4,000 crores. Okay. So based on these patterns. So there is multiple is one of the parameters. It is not the only parameter. But ये 4-5 चीज में मोटा मोटी I think things kind of get and also get decided between the desperation of the deal. Obviously, sometimes if you're buying an asset and it's making you number 2 to number 1, then you will pay. But typically premium 20 से 25% होता है for strategic reasons. ऐसा नहीं है कि कुछ 100 का 200 हो जाएगा. And there's obviously बेचना है वो 25 डिस्काउंट में दे देगा अगर भाई निकल. So that's not a 100 becoming 200, but 20-25% premium तो होता ही है. So yeah, coming back to what kind of reports and data and things that you read? I consume everything, but I don't like to read too much of finance again because that's not finance. Like country का data या insights कुछ आप पढ़ते हो? country जो आपने recently पढ़ा हो interesting, tell me. I'm just interested in that. I love to meet people more than read. Okay. लोगों से क्या insights हैं? So क्योंकि मैं fortunately whatever I'm doing, my ability to meet people is very high. Okay. So I was in the US 2 weeks back. I think one thing which was really alarming, and I was in Frisco for 3 days. And मेरे लिए तो there were only two hoardings, okay, all the way from the airport to all my meetings. एक hoarding was only and only AI, okay, and the second hoarding was only sports. Okay, so whole of that part of the US is only खाली 2 चीज़ है, artificial intelligence and sports. Okay. क्या मतलब सारे होर्डिंग्स इन्हीं दोनों के बारे में थे? पूरा 90% of hoardings is on this. And कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं? Frisco. Okay. And the biggest shock for me was I was at least मुझे लग रहा था कि Frisco है San Francisco. Okay. Yeah. So मुझे लग रहा था this entire मतलब, and even coming from me, I'm more or less embarrassed. Okay. To say मुझे लग रहा था कि artificial intelligence is still some टाइम अवे. ओके, अभी वैल्यूएशंस भाग गए, वो वैल्यूएशंस को छोड़ देते एक बार, अपने यूज केस पे बात कर रहे हैं. इवन पीपल लाइक मी सिटिंग हियर, मुझे लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रियली सम टाइम अवे. उधर जाके देखते हैं कि 90% ऑफ थिंग्स जो अपने को लग रहा है कि अभी इनोवेट होने वाला है इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस. इट इज हियर एंड नाउ. इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन आफ्टर couple of years, 5, 10, 15 years. It is here and now. For example, मैं एक बार बीच में I was standing in the main city square of Frisco, and you won't believe 40% of the cars, 40% of the cars, not 1-2 cars, 40% of the cars were driverless cars. Not 1 or 2 cars, 40% of the cars were driverless cars. 40%. Okay, so imagine if 150 cars went in front of me in 5 minutes. 60 cars were interesting driverless cars. अभी honestly sitting from here मुझे लगता है driverless car आने वाला है 3-4 साल बाद.
इंडिया देख के तुम्हें लगता है प्रॉब्ली 10-15 साल इंडिया में 10 साल बाद आएगा, हाँ। बट उधर it's done. It's no longer a test. It is what it is. It is now being used every day. AI, everything is, it's just unbelievable. Whether it's a Grok, whether it's a Claude, whether it is a Chat GPT, whether it's Perplexity, whatever you want to call it, okay. But these are here and happening now, okay. So somewhere I think मेरे लिए तो it was an eye opener. I think we need to kind of अपने को देखना पड़ेगा. यूज केस उसका बहुत फास्ट इंडिया में आने वाला है. So okay, here's the last question. Because हमने बहुत सारी बातें करी about the world, India, capital coming to India, new industries, opportunities. If someone जो अपने 20s में ये देख रहा है पॉडकास्ट, प्योरली बेस्ड ऑन इनसाइट जो आपके पास है कि पैसे बनाना, पैसे मैनेज करने वाले पे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में नेक्स्ट 10 years में पैसा बनेगा, सो दैट ये जो 20-year-old समथिंग है कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेस एंड गिव यू अ वेरी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको लगता है कि एक्चुअल पैसे बनेंगे. सो आई थिंक अगेन आई विल रिपीट फर्स्ट थिंग, मैक्सिमम मनी whatever you are doing in life उधर बनेगा. Okay. Whether you're doing a job, you're doing a profession, पता ही नहीं कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है. जो भी करोगे आप, where you're spending 14 hours of your life, उधर सबसे ज़्यादा रुपए बनेगा. Where should they spend 14 hours of their life? मेरे हिसाब से वो राइट ही आंसर है. मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली एज मच एज आप में से एक सेक्टर पूछने वाला, मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से रुपया हर 6 चीज़ में बनने वाला है. ओके, कोई ऐसा कुछ नहीं है जहाँ ओके मैं फिर से वही बोलने वाला हूँ, फर्स्ट 90% इंडिया में टिक बॉक्स है. ओके, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो आप कर सकते हो जहाँ पे रुपया नहीं बनेगा. वो पॉसिबल ही नहीं है. इंडिया में तो बनेगा. ठीक है, तो अभी आप वो चॉइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल ऑलरेडी है तो फाइनेंशियल सर्विसेज करो. ओके, उसमें बहुत एबिलिटी है. आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कुछ सर्विसेज में करो. ओके, बिकॉज सर्विसेज में बहुत अपॉर्चुनिटी है. आपके पास अगर एबिलिटी टू गो एंड डू ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क अक्रॉस मैनी रीजन्स, तो आप कुछ कंज्यूमर में करो और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में करो, बिकॉज या डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन करो, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीच मोर. इफ यू आर क्रिएटिव, okay, and you feel you have a ability to pull people, okay, then you can go online, digital, everything you can do. Fifth, if you have which is maybe I fear the lowest amount of people, you want to go out and spend time in the factory and make small changes in the process, okay, deal with actual labor, and that gives you a high. उसमें भी बहुत ज़्यादा opportunities है. India will continue to produce to send money out. And sixth, even in culture, there's a lot of opportunity in India. Okay, the kind of investments you're seeing, kind of interest you're seeing in India, in culture, art, music, sports. Sports is huge opportunity in India. Every sport is getting democratized in India. So all these 6-7 things, there is some opportunity. Tons of opportunities. Okay, and especially for a 24-25-year-old, the opportunities here are unbelievable. All 6-7. इससे न्यूज़ भी अच्छा है. मोस्ट ऑफ दिस बिजनेसेस बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, और जहाँ कैपिटल चाहिए आज कैपिटल अवेलेबल भी है. ऐसा नहीं है कि कैपिटल अवेलेबल नहीं है. स्मॉल थिंग लाइक शार्क टैंक ऑल द वे टू ऑल प्राइवेट इन्वेस्टर्स विलिंग टू फंड एवरी गुड बिजनेस वेयर देयर इज अ हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर. ओके, आई एम नॉट सेइंग स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, आई एम सेइंग हार्ड वर्किंग. ओके, स्मार्ट उतना जरूरी नहीं है जितना हार्ड वर्किंग मैं बोलता हूँ 70%, पैशन 25-30%, ओके, टैलेंट 10%. ओके, दैट इज माई डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, ये तीनों आ जाए, स्पेशली पैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज बिना पैशन के नहीं कर सकते नहीं. आप कोई सेक्टर में नहीं घुस सकते क्योंकि इस सेक्टर में रुपया बनेगा और वो पैशन, आपके पास पैशन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है. मुझे आप ऑनेस्टली आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो तो मैं पैसा नहीं बना सकता हूँ. मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट माई फर्स्ट लव. मैं उसको नहीं कर पाऊँगा. मतलब मैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाऊँगा. वो मेरा एज नहीं है. ठीक है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो सबसे पहले फर्स्ट इज स्टिल गोइंग टू बी पैशन एंड हार्ड वर्क, एंड देन एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. आई थिंक इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट,
अगले 10-15 साल में कुछ पैसे बनाने का कोई चैलेंज नहीं आने वाला है. आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, क्या हार्डवर्क करते हो, इंटेग्रिटी क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ट्रस्ट सिस्टम क्या है, कितना आप एफर्ट कर पाते हो, वो सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आई थिंक मनी विल बी अ output, it will never be a input. It just cannot be an input. Money is an output. Effort, hard work and interest will be a input. And मेरे हिसाब से खाली इनपुट पे फोकस करने का है, आउटपुट पे फोकस करने का कोई जरूरत ही नहीं है. I'll give you one last example. Our top educational institutions, you take IIT, IIMs, whatever. Why do you think they have the best output? Only because they take the best input, okay. They obviously do a lot in those 2 years, okay. They really make us good, okay. But they make the good better, okay. So in 2 years, you can't change a human being, okay. So the input has to be good. Only then you can get to the output. Right. So money is an output. Everything else is the input. Fair. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you. Pleasure talking to you. What do you do apart from all of this? Wealth के अलावा? I like to work, and I'm a bit of a workaholic. Whether it's wealth or it's personal investing or I've kind of started collecting a bit of art very early days for the last 4-5 months. But I like to read. I'm not a... क्या पढ़ रहे हो interesting? I don't like to read fiction, non-fiction, but I like to read about topics. So right now I'm reading a bit about art, the artists I like. I read a lot about... I'm spending a lot of time with my son. He plays a lot of chess, so I'm reading about that. Oh, nice. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.